बहुत हम्बल बैकग्राउंड से मैं आया था। मेरे फादर ड्राइवर थे बीएसटी में, और जैसे मैंने बताया कि ही वॉज द सोल अर्नर इन द फैमिली। आपके बारे में एक चीज़ हर इंडियन क्रिकेट फैन को याद है कि आपकी बैटिंग बहुत ज़्यादा सुंदर थी। आपके सार्कास्टिक ट्वीट्स भी याद हैं। इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंशन कि आप ऑल टाइम हाईएस्ट रणजी रन स्कोरर हो। यूसी चहल ने इस पॉडकास्ट पर कहा था कि उन्हें रणजी ट्रॉफी आईपीएल से ज़्यादा मुश्किल लगती है। बिल्कुल मुश्किल है। इंडियन टीम के अंदर आईपीएल के अंदर बहुत फर्स्ट क्लास 5 स्टार फैसिलिटीज़ मिलती है, वो डोमेस्टिक में आपको नहीं मिलती है। आप मानते हो कि T20 इज द प्रेजेंट ऑफ क्रिकेट? मुझे ऐसा लगता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मेट हो गया है। टेस्ट क्रिकेट का कोई सानी नहीं है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट के अंदर कोई शॉर्टकट नहीं है। आप ऑस्ट्रेलिया की टीम देखो, पैट कमिंस बैटिंग भी करता है, बॉलिंग करता है। आप कितने देखो ऑलराउंडर है। हमारी टीम में यही चीज़ की कमी है। सर, आपके बिछड़े हुए भाई माइकल वॉन ने शो पर आकर कहा था कि शायद इंडिया टूर्नामेंट्स में हार जाती है इसी वजह से। हाँ, मैं बोल रहा हूँ ना, और मेरा बिछड़ा हुआ भाई नहीं है भैया। मेरा भाई थोड़ा अच्छा होगा। आप सीक्रेटली आरसीबी को सपोर्ट करते हो क्या? सच कहूँ तो मेरा जो बम्बई में पहला घर है ना, वो आरसीबी के पैसों से बना है। कोई ऐसे इंटरनेशनल टीममेट्स थे जो आपके सामने कभी रोए? हाँ बिल्कुल है कि अच्छे अच्छे लोग रोए हैं, मतलब बड़े बड़े दिग्गज। क्योंकि ये गेम ही ऐसा है, टू बी ऑनेस्ट। ये आपको हंसाता कम है, रुलाता ज़्यादा है। हाँ, क्रिकेट फील्ड पर ना इमोशंस थोड़े से कम रखने चाहिए, क्योंकि इट कैन कम इन योर वे ऑफ डिसीजन मेकिंग। ये बस मेरा मानना है। इसी वजह से ये ऑस्ट्रेलिया अच्छा करती है ना, क्योंकि वो अगर वो हार भी गए तो इतना बड़ा डील नहीं होता है उनके लिए या उनके फैंस के लिए, कि हाँ दे एक्सेप्ट इट कि भैया स्पोर्ट्स में होता है। हम लोग आज भी 19 नवंबर को भूल नहीं पा रहे। हाय हाय। और आखिरी सवाल आज के पॉडकास्ट में सर, क्या हम ये वर्ल्ड कप जीतेंगे? एक और ज़बरदस्त क्रिकेट पॉडकास्ट आ चुका है दोस्तों। हमारे देश के आइकॉनिक क्रिकेटर रह चुके हैं वासिम जाफर सर। ही इज़ द हाईएस्ट रणजी ट्रॉफी रन गेटर ऑफ ऑल टाइम, यानी कि ऑरेंज कैप ऑल टाइम ऑफ रणजी ट्रॉफी। ये है इनका ग्रेटनेस। अब ये एक कोच बन चुके, आईपीएल में भी किंग्स 11 पंजाब के साथ कोचिंग करी है इन्होंने। अकॉर्डिंग टू मी ये हमारे देश के वन ऑफ द टॉप क्रिकेट माइंड्स है। जो बातें टेलीविजन पर नहीं हो सकती ना क्रिकेट से रिलेटेड, वो बातें होती है क्रिकेट पॉडकास्ट पर। इट्स वर्ल्ड कप टाइम, T20 वर्ल्ड कप आ चुका है। इंडियन क्रिकेट इकोसिस्टम की बहुत सारी बातें हो चुकी है इस पॉडकास्ट में। अगर आप भी एक क्रिकेट फ़ैन हो तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगेगा आज का स्पेशल पॉडकास्ट वासिम जाफर सर के साथ। एन्जॉय द स्पेशल एपिसोड ऑफ TRS। वासिम जाफर का स्वागत है TRS पर। हेलो सर। हेलो, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत देखा है आपको, तो वेरी वेरी एक्साइटेड। ये मैं भी कह सकता हूँ। आपके बारे में एक चीज़ हर इंडियन क्रिकेट फैन को याद है कि आपकी बैटिंग बहुत ज़्यादा सुंदर थी। आपके सार्कास्टिक ट्वीट्स भी याद हैं, बट क्रिकेटिंग वाइज आपकी बैटिंग बहुत सुंदर थी। इतनी सुंदर बैटिंग आपने डेवलप कैसे करी सर? कुछ तो ऑब्वियसली गॉड गिवन टैलेंट था, क्योंकि जब मैं बचपन में खेलता था अपनी चॉल्स के अंदर और ये वो, तो देखने वाले ऑब्वियसली पसंद करते थे। और मेरा भाई भी खेलता था क्रिकेट, तो फादर को बहुत शौक़ था। मेरे फादर को ये था कि भैया मेरा कोई बच्चा खेलना चाहिए इंडिया के लिए। तो मेरा बड़ा भाई जो था वो खेलता था, शिवाजी पार्क जाता था, बट उसकी एज ज़्यादा थी। प्लस हमारी थोड़ी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी स्ट्रांग नहीं थी घर के अंदर, क्योंकि डैडी सिर्फ कमाने वाले थे। तो उस वजह से ऑब्वियसली वो थोड़ी रेस्ट्रिक्शंस थी कि वो नहीं खेल पाए। फिर उन्होंने मुझको वो किया, क्योंकि मैं 6th स्टैंडर्ड में था बांद्रा उर्दू हाई स्कूल में, क्योंकि हम लोग बांद्रा में रहते थे। बट वो स्कूल का क्रिकेट इतना स्ट्रांग नहीं था। वो जस्ट 2nd राउंड 3rd राउंड एट मोस्ट प्री क्वार्टर फाइनल तक पहुंचते थे। तो उस वजह से फिर 7th स्टैंडर्ड में मेरे घर वालों ने, मेरे भाई ने डिसाइड किया कि भैया अंजुमन इस्लाम, क्योंकि मैं उर्दू मीडियम से था, क्योंकि घर के पास वही एक स्कूल था, तो ऑब्वियसली वो फिर इंग्लिश मीडियम का वो कुछ ना कुछ पंगा हो जाता। तो अंजुमन इस्लाम की क्रिकेट टीम बहुत मानी जाती थी, बड़े बड़े क्रिकेटर्स खेले वहाँ से, और वो जनरली काफ़ी टूर्नामेंट जीते। गाइल शील्ड, हैरिस शील्ड, जो स्कूल के टूर्नामेंट हुआ करते थे, वो उसमें उनका बड़ा नाम था। एक शारदा आश्रम जिसमें सचिन खेलते थे,
अंजुमन इस्लाम एक दूसरी टीम थी कि जो बहुत ट्रॉफीज़ जीती है। तो फिर मैंने 7 से वहाँ पे एडमिशन किया जस्ट बिकॉज ऑफ क्रिकेट। तो फिर मैं बांद्रा से वीटी जाता था सुबह उठ के, और फिर मेरा सारा नेक्स्ट 3 to 4 years फिर वो मेरे क्रिकेट में स्पेंड होने लगा। फिर वो सारा एम्बिशन ही वही था कि भैया क्रिकेटर ही बनना है। हालांकि मैं डिसेंट था पढ़ाई में, इतना बुरा नहीं था, बट उसके बाद वो 7 स्टैंडर्ड से बिल्कुल ट्रैक चेंज हो गया। आई टूक अप क्रिकेट के भैया क्रिकेट ही खेलना है। फिर वो जर्नी स्टार्ट हुई, बॉम्बे अंडर 16 खेलना, अंडर 19 खेलना, फिर रणजी ट्रॉफी खेला, और फिर वहाँ से जर्नी स्टार्ट हो गई। ये मैं पूछना भूल गया, पर आप कैसे हो सर, हाउ आर यू? क्योंकि वासिम जाफर मेरे सामने बैठे हैं, एक बार उनकी बैटिंग के बारे में बात करना था, पर नाउ दैट यू हैव आंसर्ड दैट क्वेश्चन, हाउ आर यू सर, कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आपके सामने हूँ। एंड जैसे मैंने पहले भी कहा कि मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। जनरली ये सारी चीज़ें मैं करता नहीं हूँ, बट मैंने आपके कुछ शोज़ देखे हैं, ऑब्वियसली यूवी का वो शो देखा है, बहुत सारे दूसरे भी शो देखे, तो जितने आप एक्साइटेड हो उतना मैं भी एक्साइटेड हूँ। थैंक यू सर। जितने भी क्रिकेटर से मैं बात करता हूँ उन सारों ने वो यूवी पा का एपिसोड देखा है। क्यों, ऐसा क्यों है? इज इट बिकॉज यूवी पा जी वॉज एवरीवन्स फ्रेंड? खुद का पॉडकास्ट स्टार्ट करना है, पहले ये सीखो कि पॉडकास्ट स्टार्ट कैसे करते हैं। एक पॉडकास्ट के थ्रू आपको अपने सोशल मीडिया के लिए 20 शॉर्ट फॉर्म वीडियोस, रील्स, शॉर्ट्स मिल सकते हैं। पर आपको आज क्या सीखना है कि पॉडकास्टिंग की शुरुआत कैसे करें। आपका भाई आपके लिए लेके आए एक कोर्स, डेफिनेटली चेक आउट बीओ बाय स्किल हाउसेस पॉडकास्टिंग 101 कोर्स। रील्स के अंदर वो कुछ कुछ जो उन्होंने चीज़ें बोली है वो रैंडमली आती है, तो यू सी दैट और उससे कनेक्ट करते हैं। बट यार यूवी के साथ बहुत क्रिकेट खेली है। आई मीन वो टाइम पे आई वाज एक्चुअली फॉर्चुनेट इनफ के बड़े बड़े दिग्गज जो थे इंडियन टीम के, उनके साथ खेलने का मौका मिला, उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करने का मौका मिला था, एंड यूवी वाज ऑब्वियसली वन ऑफ देम। ओके, अपने प्लेइंग करियर को अब किस नज़रिए से देखते हो आप? क्योंकि एवरीवन रिमेंबर्स योर इंटरनेशनल स्टिंट, इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंशन कि आप ऑल टाइम हाईएस्ट रणजी रन स्कोरर हो। दैट्स नॉट, इट्स अ वेरी, आई एम सेइंग दिस एज अ कॉम्प्लीमेंट, पर एक अबनॉर्मल अचीवमेंट है, बहुत क्रेजी अचीवमेंट है। तो पूरे प्लेइंग करियर को किस नज़रिए से देखते हो आप? क्योंकि सर जब कोई आपसे बात करता है ना, जब मैं आपको देख रहा भी हूँ, एक बहुत सीरियस इमेज है वासिम जाफर की। तो डू यू लुक एट इट लाइक पेनेंस, एकदम मतलब एक टफ तरीके से देखते हो या मज़ेदार तरीके से? नहीं, आई मीन फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैंने शुरू में कहा कि मेरे फादर का एक ड्रीम था कि भैया मेरा कोई बच्चा खेले इंडिया के लिए, तो उस लिहाज से मुझे ऐसा लगता है कि आई फील वेरी प्राउड कि मैंने उनका वो सपना साकार किया जी। बहुत हम्बल बैकग्राउंड से मैं आया था। मेरे फादर ड्राइवर थे BST में, और जैसे मैंने बताया कि ही वॉज द सोल अर्नर इन द फैमिली। उसके बाद में भाई लोग काम करने लगे, एंड देन ऑब्वियसली मैं खेलने लग गया। तो वहाँ से मैं जहाँ से देखता हूँ तो आई फील वेरी लकी कि बहुत आई फील वेरी ऑनर्ड कि मैं इंडिया को खेल सका और वो सारी चीज़ें अचीव कर सका, जो प्रॉबेबली मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स थे जो शायद मेरे से ज़्यादा टैलेंटेड थे, मेरे से ज़्यादा मेहनत भी किए थे, बट समहाउ उन्होंने वो चीज़ अचीव नहीं की जो भगवान ने मुझको दी। तो उस लिहाज से मुझे ऐसा लगता है कि आई फील कंटेम्प्ट कि मैंने 31 टेस्ट मैचेस खेले हैं, कपल ऑफ वनडेज़ खेले, ऑब्वियसली रणजी ट्रॉफी तो 23-24 साल खेले, बट ऐसा कहीं ना कहीं लगता है ऑब्वियसली कि मैं और ज़्यादा खेल सकता था इंडिया के लिए। स्पेशली मुझे ऐसा लगता है कि मैं 80-100 टेस्ट मैचेस खेल सकता था इफ़ थिंग्स हैव गॉन राइट, बट कोई रिग्रेट नहीं है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं डेस्टिनी पे बिलीव करता हूँ कि आप कोशिश करो, आप मेहनत करो, उसके अलावा जो आपको मिलना है वो मिल के रहता है। तो अगर वो चीज़ नहीं मिली तो उसमें ज़रूर अल्लाह का कोई ना कोई राज है, तो उसके आगे नहीं भागना चाहिए। आपको नहीं मिला तो उसमें आपकी भलाई है। There's a bigger plan at play. बिल्कुल। यूजी चहल ने इस पॉडकास्ट पर कहा था कि उन्हें रणजी ट्रॉफी IPL से ज़्यादा मुश्किल लगती है। बिल्कुल मुश्किल है। मैं आपको कहूँगा उसके रीज़न, क्योंकि वो जो कंफर्ट आपको IPL में मिलता है, जो इंटरनेशनल क्रिकेट में मिलता है, वो आपको डोमेस्टिक क्रिकेट में नहीं मिलता है। कंफर्ट मतलब आई मीन जो होटल्स होते हैं, ट्रैवलिंग का जो अरेंजमेंट होता है, प्रैक्टिस शेड्यूल होते हैं, आपको इंडियन टीम के अंदर IPL के अंदर बहुत फर्स्ट क्लास 5 स्टार फैसिलिटीज़ मिलती है, वो डोमेस्टिक में आपको नहीं मिलती है। प्लस जो पिचेस होते हैं वो बहुत चैलेंजिंग होते हैं। आपको जो टेस्ट क्रिकेट में जो पिचेस दिखते हैं, जो IPL में दिखते हैं, वो बहुत अच्छे पिचेस होते हैं, जहाँ पे थोड़ा मार्जिन बैट्समैन की तरफ होता है और ज़्यादा 19-20 नहीं होता है। बट आप डोमेस्टिक क्रिकेट में देखोगे ना, वहाँ रन बनाना, वहाँ विकेटें लेना, इवन आप अगर बॉलर्स जो भी इंडियन टीम के बॉलर्स हैं ना, उनको भी आप पूछोगे ना तो उनको मुश्किल
लगेगा कि भैया डोमेस्टिक में आके आउट करना मुश्किल होता है, क्योंकि बैट्समैन अच्छी तरह से खेलते हैं, इतनी आसानी से आपको विकेट नहीं मिलते, इतनी आसानी से आपको रन भी नहीं मिलते। तो बहुत कम लोग होते हैं जो मैंने देखा है कि जो इंडियन टीम से ड्रॉप होने के बाद में जाके डोमेस्टिक क्रिकेट में टॉयल करते हैं, क्योंकि वो सफ़र आसान नहीं है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आप थोड़े डिमोटिवेटेड हो जाते हो। आपको वो जो जर्नी है ना डोमेस्टिक क्रिकेट की, वो लोग देख नहीं रहे हैं, क्राउड में लोग नहीं हैं, प्लस मीडिया का इतना कवरेज नहीं है, तो अपने आप को मोटिवेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इंडियन टीम से जब लोग ड्रॉप हो जाते हैं तो उनके लिए वो अपने आप को मोटिवेट करना है ना, अपने आप को पंप अप करना है कि भाई मैं खेलूँगा, कम बैक करूँगा, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप यू विल प्रॉबेबली फाइंड प्लेयर्स ऑन फिंगर टिप्स के भैया जो डोमेस्टिक में टॉयल करके फिर आए हों, तो वो उसकी वजह यही है कि डोमेस्टिक क्रिकेट इतना टफ है, वहाँ पे इतनी सारी फैसिलिटीज़ नहीं है। तो सर आज के ज़माने में कमबैक होता कैसे है फिर? आई मीन आईपीएल बहुत बड़ा एक वो है, आपके पास प्लेटफॉर्म है। जब से आईपीएल आ गया है, आप आईपीएल में 2-3 अच्छे बड़े परफॉर्मेंस कर दो, आप रेकनिंग में आ जाते हो। तो आईपीएल मेरे हिसाब से हैज़ बिकम द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म मेरे हिसाब से, या बिल्कुल। तो सारे यंगस्टर स्टार्ट ऑफ द सीज़न उनकी नज़र आईपीएल पे होती है। हमारे टाइम में ऐसे नहीं था। हमारे टाइम में हम रणजी ट्रॉफी को देखते थे कि भैया यहाँ पे 800,000 रन बनाना है तो आपको शायद इंडिया ए का कैप मिलेगा, इंडिया ए में अच्छा करोगे तो भैया आप इंडियन टीम में जाओगे, या वो दिलीप ट्रॉफी है या तो फिर वो ईरानी ट्रॉफी है। उस टाइम आईपीएल तो था नहीं। अब आईपीएल ऐसा हो गया है कि भैया सबकी पहली नज़र उस पर है कि आप 2-3 स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस कर दो, आपको सारी दुनिया देख रही है, ना ही सिर्फ इंडियन सिलेक्टर्स देख रहे, सारे लोग देख रहे। तो ये बहुत बड़ा चेंज मेरे ख्याल से ये लास्ट 10-12 साल में आया है। यू वर अ पार्ट ऑफ आईपीएल 1। आईपीएल 1 आरसीबी के लिए खेले थे? बिल्कुल बिल्कुल। मुझे वो आरसीबी की टीम याद है। राहुल द्रविड़ थे, अनिल कुंबले थे, जैक कालिस थे, जैक कालिस, मार्क बाउचर, हाँ, शिव नारायण चंडरपोल। क्या याद है आपको आईपीएल 1 के बारे में? और प्री आईपीएल जब आईपीएल की चर्चा जस्ट स्टार्ट हुई थी तो प्लेयर्स क्या सोच रहे थे, रणजी के प्लेयर्स क्या सोच रहे थे? क्योंकि कुछ रणजी के दिग्गज हैं जिन्हें आईपीएल में चांस भी नहीं मिला। फॉर एग्जांपल मैं राणा दे बोस को बहुत ज़्यादा फॉलो करता था तब न्यूज़पेपर्स के थ्रू। ही वाज वन ऑफ द की पेस बॉलर्स फॉर बंगाल मेरे ख्याल से, एंड रणजी में भी वन ऑफ द टॉप पेसर्स जी। आई डोंट नो इफ ही गॉट अ ग्रेट चांस इन आईपीएल। तो जनरली डोमेस्टिक सर्किट में क्या चर्चा थी तब? पता था कि ऐसा एक पूरा चेंज आने वाला है क्रिकेट की दुनिया में? आई मीन सच कहूँ तो उस वक्त तो ऐसे लग रहा था। आई मीन मैं 2007 की आपको बात बताऊंगा कि जब हम लोग इंग्लैंड टूर पे थे और वहाँ पे 2007 की T20 वर्ल्ड कप की टीम चुनी गई थी। तो सारे जो सीनियर प्लेयर्स थे, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, उनको रेस्ट दिया गया था और धोनी को कप्तान बनाया गया था, इफ यू रिमेंबर 2007, जो हमने जीता भी था। तो उस वक्त ऐसे था कि भैया कोई भी टीम भेज दो, खेल के आ जाएंगे। बट वो टूर्नामेंट के बाद में जब हमने वो जीता, मुझे लगता है वहाँ से वो शिफ्ट हो गया माइंड, और लोग सीरियस लेने लग गए। तो उस वक्त भी मेरे ख्याल से वो आईपीएल 2008 का जो आईपीएल था, उस वक्त भी यही था कि भैया देखेंगे क्या होता है, विल गेट द हैंग ऑफ इट, कि कैसे खेलते हैं, कैसे बॉल डालते हैं, क्या पार स्कोर है, क्या वेरिएशन करने। किसी को ये सब चीज़ें पता नहीं थी, बस आके खेलना है, मारना है। ये नहीं पता था कि भैया क्या स्कोर बेटर है और क्या हम लोग कर सकते हैं। आई थिंक वो चीज़ आई 2 या 3 साल के बाद, कि जहाँ पे लोग दिमाग लगाने लग गए कि भैया कि T20 क्रिकेट ऐसा खेला जाता है, ये पावर प्ले में हमको ये करना है। वरना पहले ऐसा था कि भैया 20 ओवर का क्रिकेट है, इसको मारना है बस। जो अब साइंस आ गया है इतना सारा कि भैया इतना डेटा एनालिसिस आ गया है कि ये बॉलर्स को ये वेरिएशन करना चाहिए, वाइड यॉर्कर डालना चाहिए। पहले ये सब नहीं था। पहले ये था कि भैया नॉर्मल एक लेंथ बॉल डालनी है, मार पड़ रही है तो आप स्लोअर बॉल डालो या तो यॉर्कर डालो, वो भी स्टंप में। अब जो इतनी सारी चीज़ें आ गई है ना कि स्लोअर बाउंसर हो गया है, वाइड यॉर्कर हो गया है, नकल बॉल हो गया है, ये सारी चीज़ें तो उस वक्त सुनने में भी नहीं थी। तो जैसे जैसे हम खेलते गए तो आई थिंक पीपल अंडरस्टूड कि भैया ये गेम को सीरियस लेना पड़े, क्योंकि पैसा भी उतना इन्वॉल्व है ना, पैसा इन्वॉल्व है, इतने सारे वर्ल्ड क्लास प्लेयर आ रहे हैं। और 2003 से मेरे ख्याल से इंग्लैंड ने ये शुरू किया था, इंग्लैंड के अंदर जो T20 लीग। तो लोग वहाँ तो खेलते थे बट इंडिया के लिए नई चीज़ थी। तो आई थिंक 2 या 3 साल के बाद पीपल स्टार्टेड टेकिंग इट सीरियसली, क्योंकि पैसा भी बहुत है। और पहले कैसा था कि पहले तो बहुत सारे प्लेयर्स स्क्वाड के अंदर होते थे, 25-30 प्लेयर हैं, तो एक तरह से मेला सा लगा हुआ है।
देन फ्रेंचाइज ऑल्सो अंडरस्टूड कि भैया थोड़ा कॉस्ट कटिंग करना है, हमको जितने प्लेयर रखने उतने रखने हैं, हम ऐसे पैसा वो नहीं कर सकते. तो पीपल स्टार्टेड बिहेविंग वेरी प्रोफेशनली. ओनर्स भी बहुत प्रोफेशनल हो गए, प्लेयर्स बहुत प्रोफेशनल हो गए. वरना पहले शुरू में तो ऐसा लग रहा था कि बस Party खेलना चल है, रही है. मज़ा करना है, हाँ जीत गए तो जीत गए. तो वो हैंग मुझे लगता है 1-2 साल के बाद में आया. जब लोगों को पहली बार ये लगा कि शायद T20 इज द फ्यूचर ऑफ क्रिकेट, आप मानते हो कि T20 इज द प्रेजेंट ऑफ क्रिकेट? आई थिंक इट्स द मोस्ट, मुझे ऐसा लगता है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मेट हो गया है. टेस्ट क्रिकेट का कोई सानी नहीं है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट के अंदर कोई शॉर्टकट नहीं है. जितना बड़ा गेम होता है उतना आपको वो स्किल, वो फिटनेस, वो टेक्निक, वो मेंटल टफनेस जो होता है कि भैया आप अगर आप मेरी बात करोगे एज अ बैट्समैन, तो भैया 120-130 ओवर फील्डिंग करना है और 10 मिनट के अंदर आपको पैड पहन के बैटिंग करने जाना है. तो ये बहुत आसान नहीं होता है कि वहाँ सामने आपके शोएब अख्तर खड़ा हुआ है और आप 130 ओवर फील्डिंग कर रहे हो, शॉर्ट लेग के ऊपर खड़े हुए हो, आप ऊपर नीचे कर रहे हो, और विद इन 10 मिनट्स यू आर आउट द बैटिंग. तो ये टेस्ट क्रिकेट में ही हो सकता है. तो जितना बड़ा गेम होता है उधर स्किल आपकी उसको शॉर्टकट नहीं है. वहाँ पे जो बेस्ट होगा वही सर्वाइव कर सकता है. बट T20 क्रिकेट के अंदर आप सर्वाइव कर सकते हो. आपके पास अगर वो उस टाइप का गेम है और आपके पास वो टेस्ट क्रिकेट, इसीलिए आप देखोगे कि जो बड़े बड़े T20 के प्लेयर है वो टेस्ट क्रिकेट नहीं खेले. चाहे वो आप पोलार्ड की बात कर लो, नो डिसरिस्पेक्ट टू हिम, चाहे दूसरे आप प्लेयर्स की मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बट वो जानते हैं कि भैया वो टेस्ट क्रिकेट के बहुत मुश्किल है कि भैया 5 विकेट निकालने के लिए आपको 40 ओवर बॉलिंग करना पड़ेगा. 100 बनाने के लिए आपको पूरा दिन बैटिंग करना पड़ेगा, या आपको 600 रन की फील्डिंग करनी पड़ेगी और फिर आपको बैटिंग करनी पड़ेगी. और हो सकता है पहली इनिंग में आप आउट हो जाओ, फिर आपको वापस से 100-125 ओवर फील्डिंग करनी है, फिर आके बैटिंग करनी है. तो कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई बचने का रास्ता नहीं है. सर, आप 3 ऐसी चीज़ों को शेयर कर सकते हो जो शायद क्रिकेट फैंस को टेस्ट क्रिकेट के बारे में नहीं पता है, जो सिर्फ प्लेयर्स को पता रहती है कि ये होती है रियलिटी ऑफ टेस्ट क्रिकेट. ऐसी 3 चीज़ें क्या है? आई मीन ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई है ना कि मेंटल टफनेस, हाँ, क्योंकि जितना बड़ा गेम होगा उतना भागने का रास्ता कम है. उधर आपको जो बेस्ट होगा वही सरवाइव करेगा. इसीलिए आजकल के जो बच्चे हैं वो अवॉइड क्यों करते हैं 4 डे 5 डे क्रिकेट खेलना? वो इसी रीज़न से के लिए कि वो टॉयल नहीं करना चाहते जी, कि वो 25 ओवर या 20 ओवर दिन में नहीं डालना चाहते. डाल सकते हैं बट वो शॉर्टकट ढूंढते, समझ रहे कि भैया मैं 4 ओवर डाल के अगर इतने पैसे कमा रहा हूँ तो ये करने की क्या ज़रूरत है. यहाँ पे पैसा भी कम है, यहाँ पे रिकग्निशन भी नहीं है. बट बहुत कम लोग होंगे जो सचिन तेंदुलकर हैं, विराट कोहली हैं फॉर एग्जांपल, है ना, जो ग्रेटेस्ट प्लेयर, राहुल द्रविड़ है फॉर एग्जांपल. इनकी हम इतनी रिस्पेक्ट क्यों करते हैं? क्योंकि ये वो हार्डवर्क करके आए हुए हैं. जी, पुजारा फॉर दैट मैटर, कि भैया 100 बनाने के लिए पूरा दिन खेल रहे हैं, पूरा दिन खेल रहे हैं. ठीक है, अभी टाइम थोड़ा चेंज हो गया है, अभी हम T20 की तरफ आ गए, बट ये अभी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेट हो गया. तो आई डोंट माइंड दिस, मुझे नहीं लगता है कि बुरा है. अगर आज का कोई यंगस्टर T20 को प्रायोरिटाइज कर रहा है तो आई डोंट थिंक दैट इज़ रॉन्ग. बट आप दूसरे फॉर्मेट को नहीं छोड़ना चाहिए. ये मेरा ये सोच सिर्फ बदलना चाहिए कि भैया जब तक आप 30-32 साल के हो और आपकी फिटनेस अलाउ करती है तो आपको तीनों फॉर्मेट खेलने को देखना चाहिए और तीनों फॉर्मेट में सर्वाइव करने की कोशिश करना चाहिए. वो स्किल सेट डेवलप करना चाहिए रादर देन चूजिंग जस्ट वन फॉर्मेट. ये शायद क्रिकेटर्स समझते हैं. आई डोंट नो अगर क्रिकेट फैंस इस बात को समझते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इस सेंटेंस को थोड़ा एक्सप्लेन करो. क्यों कहा जाता है कि इफ़ यू आर अ टेस्ट प्लेयर यू कैन प्ले T20 एज वेल? इज इट ट्रू कि अगर आप टेस्ट इंटरनेशनल लेवल पर खेल सकते हो तो यू माइट बी एबल टू क्रैक T20 एज वेल? ये सच है, झूठ है, आप क्या मानते हो? आई मीन मुझे ऐसा लगता है कि इट वर्क्स बोथ वेज, क्योंकि मैं नहीं कहूँगा कि ये सच है, क्योंकि आपके पास वो बेसिक होना ज़रूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है. बट आपको अब ऐसा हो गया है ना कि आप बच्चे को पहले आप मारना सिखाते हो. अगर आप कोचिंग कर रहे हो आज की तारीख में तो आप उसको बोलोगे कि भैया थोड़ा मारो, क्योंकि आप डिफेंस करना सीख जाओगे. लेकिन पहले वो स्किल डेवलप करो कि आपको मारना है बॉल, क्योंकि अब गेम वैसी चली गई. अब टेस्ट क्रिकेट भी उसी तरह से खेला जा रहा है. जी, तो आई डोंट थिंक जो आप बोल रहे हो वो शायद अब
इतना वो सच है। रेलेवेंट है। ओके, हाँ, 5 साल आई पहले थिंक आपके पास वो बेसिक होना ज़रूरी है कि अगर थोड़ा सा टफ मोमेंट्स है तो मैं उसको सर्वाइव कर लूँ, बट उसके बाद आपको रन बनाना है। तो वो रन बनाने के लिए आपको वो अटैकिंग एबिलिटी डेवलप करना है। आप रणजी के हाईएस्ट रन स्कोरर एवर बने कैसे अकॉर्डिंग टू योरसेल्फ? और कोई क्यों नहीं बनता? व्हाट डिड यू डू करेक्ट? आई थिंक मुझे ऐसे लगा कि मैं क्रिकेट छोड़ के कुछ और कर नहीं सकता था। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कोई दूसरा ऑप्शन नहीं सोचा। मतलब अगर मैं जैसे इंडियन टीम से ड्रॉप हो गया तो ऑल आई यूज टू हैव कि भैया जाओ रणजी ट्रॉफी में खेलो, फिर से रन बनाओ, फिर से कोशिश करो कम बैक करने की। अगर आप फिर ड्रॉप हो गए फिर वापस जाओ, फिर वापस से वो प्रोसेस मेरा सेम था। मेरे पास कोई दूसरे ऑप्शन नहीं थे कि भैया मैं ये कर लूँ, कुछ बिजनेस में चला जाऊँ या कुछ तीसरी चीज़ देख लूँ। तो मेरे हिसाब से शायद ये रीज़न था। और वो गेम का जो प्यार होता है कि भैया जब तक खेल सकता हूँ मैं खेलूँ, उसके बाद दूसरी चीज़ें तो होती रहेंगी। तो शायद मेरे ख्याल से ये चीज़ थी मेरे पास, और मैं कभी उससे शायद बोर नहीं हुआ। तो जब भी मैं मुंबई के लिए वापस आता था तो यही था कि भैया रन बनाना है, कम बैक करना है। और जब वो कम बैक भी मेरे दिमाग से निकल गया, देन आई शिफ्टेड टू विदर्भा। वहाँ जाके मैंने 4 साल खेला। अगेन वो मुझे प्रोसेस थोड़ा अच्छा लगा क्योंकि वहाँ जाके हमने रणजी ट्रॉफी जीती। एंड आई स्टार्टेड एन्जॉइंग माई लास्ट 3-4 ईयर्स कि हमने ट्रॉफीज़ जीती। इंडियन टीम में खेलने का तो ऑब्वियसली वो चीज़ निकल गई थी कि आई न्यू कि आई कांट कम बैक नाउ, कि अब मैं वापस नहीं आ सकता। बट वो जो प्रोसेस था जी, कि टीम को जिता रहे हो, आप एक यंगस्टर्स को हेल्प कर रहे हो, वो विदर्भा जो मानी नहीं जाती थी अच्छी टीम, अब वो मानी जा रही है कि भैया वन ऑफ द बेस्ट टीम्स है इंडिया के अंदर। तो वो चीज़ें थोड़ी मज़ा देने लग गई कि भैया ये यंगस्टर्स को आप हेल्प कर रहे हो, ये प्लेयर इंडिया लेवल पे परफॉर्म कर रहे हैं, वो गुरबानी हो चाहे दूसरे प्लेयर्स हो, फैज़ फजल थे। तो मुझे लगता है कि वो चीज़ मुझे थोड़ा एंजॉय करती है। और जस्ट बैटिंग करना मेरा एक बहुत बड़ा शौक़ था। एक प्यार बोलता है ना कि वो टॉयल करना, वो रन बनाना, वो प्रैक्टिस, वो प्रोसेस, तो वो मुझसे छूटता नहीं था। वो तभी छूटा जब मेरे घुटने जवाब दे गए, मेरी बॉडी जवाब दे गई। तो तब मुझे ऐसा लगा कि भैया अब बस। पेन होने लगा घुटनों में? जी, वो तो बहुत लास्ट 10 साल तक था, बट फिर भी मैं मैनेज करता था। मुझे याद है कोकिला बेन के फिजियो थे, उन्होंने मुझे 2015-16 में बोला था कि भैया आप नहीं खेल सकते अभी, आपको रोकना पड़ेगा, अदरवाइज़ शायद आपको सर्जरी करनी पड़ेगी या फलाना डमका। उसके बाद भी मैं तकरीबन 4-5 साल खेला हूँ। हुआ क्या नीज में? आई थिंक मुझे पटेला का इशू था, पटेला टेंडन का। मेरे फ्लैट फीट हैं बहुत, और ऑब्वियसली वो बैटिंग कर करके वो चीज़ें आसान नहीं होती। तो मैं बहुत ट्रेनिंग करता था लास्ट में, जस्ट टू स्टे फिट, जस्ट टू कि मैं ग्राउंड पे फिट रह सकूं, सरवाइव कर सकूं। और फिर वो प्रोसेस थोड़ा हार्ड एंड हार्ड होता चला गया जैसे जैसे एज हो गई। तो आई थिंक वो जब हमारा तीसरा साल था रणजी ट्रॉफी का, जब हम हैट्रिक के लिए जा रहे थे, तो जब हम नहीं जीत पाए तो आई थॉट देयर वाज नॉट मच टू लुक फॉरवर्ड टू, कि भाई अब आगे देखने के लिए कुछ नहीं है। क्या ट्रॉफीज़ भी जीत ली, सब कुछ हो गया, हैट्रिक के लिए हम खेल रहे थे, अब नहीं जीते। तो आई थॉट दैट वाज टाइम। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि क्या एक पॉइंट के बाद रणजी स्कोरिंग आपके लिए आसान हो गई थी, या रणजी स्कोरिंग मुश्किल ही थी पर आप बस जोन इन रहते थे, और वॉज इट ईजी फॉर यू? आई थिंक आपको पता होता है कि उसका प्रोसेस क्या है, कि कैसे खेलना है, कि भैया सर्टन टाइम है कि जब आपको थोड़ा सा सर्वाइव करना है, फिर आपको पता है कि भैया चीज़ें आसान हो जाती है। तो क्योंकि आप इतने साल से खेलते आ रहे हो जी, तो शायद आपको पता होता है कि भैया थोड़ी देर आप हैंग करो, चीज़ें आसान हो जाएगी। वो शायद एक यंगस्टर को नहीं पता होगा, क्योंकि आप इतने साल से खेलते आ रहे हो। तो शायद आप कह सकते हो कि हाँ, थोड़ा सा आसान हो गई थी। आकाश चोपड़ा ने शो पर आकर ये समझाया था हाँ। कि हर बैट्समैन को पता रहना चाहिए कि उसके खुद के टेक्निक के थ्रू रन स्कोर कैसे हो सकते हैं, एज एन प्ले टू योर स्ट्रेंथ्स। फिर उन्होंने कहा कि विराट कोहली ने ये बहुत जल्दी सीख लिया था लाइफ में। इज इट अ करेक्ट स्टेटमेंट ये? बिल्कुल बिल्कुल। और मैं कहूँगा कि सचिन तेंदुलकर ने उससे भी पहले सीख लिया था, क्योंकि वो तो 15 साल में टेस्ट क्रिकेट खेल रहे थे। जी, तो वो आपको पता होना चाहिए कि भैया मैं रन कैसे बनाता हूँ। और मैं अगर इसका मतलब क्या है सर? नॉन क्रिकेटर्स को समझाइए। आई थिंक कभी कभी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये ड्यूल बैट्समैन और बॉलर के बीच में होता है। जी। तो जब आप थोड़ा सा अंडर प्रेशर हो तो आपको पता होना चाहिए कि मैं कैसे इसके ऊपर आऊँ। आप अगर जैसे विराट कोहली को देखते हो, उसकी बॉडी लैंग्वेज से आपको पता चलता है कि भैया हाँ, ये बॉलर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता है। और कभी कभी बैट्समैन ऐसे होते हैं कि वो बॉलर उन पे हावी है, लेकिन आप समझ जाते हो कि भैया ये कुछ कर नहीं पा रहा है,
ही इज़ लाइक अ सिटिंग डक, एक तरह से मैं अगर कहूँ तो, कि वो काउंटर अटैक नहीं कर पा रहा। तो वो बैट्समैन को थोड़ा अंडरस्टैंड करना, वो बॉडी लैंग्वेज से आता है और ये सारी चीज़ें खेलने से आती है कि आप फंसे हुए हो, ये आपको दिखाना नहीं है बॉलर को। आपको उसके ऊपर चढ़ के वो करना है कि भैया उसके ऊपर प्रेशर आपको डाइवर्ट करना है, ना कि आपको ऐसा लगे कि भैया हाँ आप डालो और मैं आउट होके चला जाऊँ इन अदर वे। तो अगर आप फंसे हुए हो, आपको लग रहा है चीज़ें मुश्किल है, तो यू डू समथिंग, उसको काउंटर पंच करो कि भैया आप प्रेशर उनके ऊपर डालो। और अगर आप वो पीरियड खेल के निकल गए तो देन चीज़ें आसान हो जाती है। तो ये चीज़ आपको खेलने से आती है, एक्सपीरियंस से आती है। इंटरनेशनल लेवल पर भी ऑब्वियसली यही होता होगा। बिल्कुल मेंटालिटी वर्सेस मेंटालिटी, हाँ, अग्रेशन वर्सेस अग्रेशन। ये क्योंकि मेंटल गेम है, एक सर्टन एज के बाद में वो टैलेंट वहीं रह जाता है, बाकी चीज़ें क्योंकि सारे एक ही लेवल पे है। जी। तो जो मेंटली टफ है, जो ऑब्वियसली मैं जो बात आपको बता रहा हूँ, जो ये सारी चीज़ें करता है वो ज़्यादा रन बनाता है और ऑब्वियसली वो बैटल जीतता है। तो विराट कोहली इसी वजह से है क्योंकि वो वो मेंटल लेवल पे उनसे आगे है कि वो इवन दो ही माइट बी फीलिंग लो बट वो दिखाते नहीं है, ही गोज आउट देयर एंड ही पैक्स अ पंच। तो वो होना चाहिए। एक्टिंग का एक एलिमेंट होता है इसमें। वो आपको करना होता है बिल्कुल, कि आपको दिखाना नहीं है कि भैया कि मैं खुद स्ट्रगल कर रहा हूँ। अगर आप स्ट्रगल भी कर रहे हो तो आपकी बॉडी से वो पता नहीं चलना चाहिए कि बॉस मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा हूँ, लेकिन हमको वो ट्रांसफ़र करना है दूसरों के ऊपर। जो विवियन रिचर्ड शायद आपने देखा होगा पुराने टाइम में, विराट कोहली अभी है, ब्रायन लारा, सचिन तेंदुलकर, अगर हम ग्रेट रिकी पॉन्टिंग, मैथ्यू हेडन है, वो बॉडी लैंग्वेज जो थी वो बहुत, मुझे लगता है टेस्ट क्रिकेट में, इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत ज़रूरी होता है। वो बॉडी लैंग्वेज आप इम्पोज करो ऑपोजिशन के ऊपर, बॉलर्स के ऊपर। आज के इंडियन यंगस्टर्स में ये वाली ट्रेट किस में है आपके अकॉर्डिंग, जो अपकमिंग इंडियन बैट्समैन है? यशस्वी में है, यशस्वी के अंदर है, शुभमन के अंदर है, आई थिंक बहुत लोगों के अंदर है, क्योंकि ये सारे अभी इतने साल से आईपीएल खेल रहे हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं। तो आई थिंक ये जो 2-3-4 नाम लिए मैंने, ये इनके अंदर है वो चीज़, क्योंकि आजकल के यंगस्टर्स बहुत पॉजिटिव हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत पॉजिटिव और वो गेम को बहुत जल्दी समझ जाते हैं। जी। आई वुड लव टू नो योर ओपिनियन ऑन दीज नेम्स। यशस्वी, शुभमन, डेफिनेटली आई थिंक हर कोई इन दोनों के बारे में बात कर रहा है, पर 3-4 ऐसे प्लेयर्स हैं जो मेरे खुद के फेवरेट है एंड आई फील कि फ़ैन फेवरेट्स भी है। तो आप बताइए एज अ बैट्समैन एंड एज अ बैटिंग कोच कि आपको इनके गेम के बारे में क्या अच्छा लगता है फ्रॉम ऑल पर्सपेक्टिव, सिर्फ टेक्निक नहीं। तिलक वर्मा अगेन सेम चीज़, मुझे लगता है कि बहुत हम्बल बैकग्राउंड से वो आया है, स्काउटिंग बहुत अच्छी की है मुंबई इंडियंस ने कि उसको उन्होंने सिलेक्ट किया, और जो डिफ़िकल्ट कंडीशंस में उसने रन बनाए मुंबई इंडियंस के लिए, जो लास्ट 3 साल अगर आप देखोगे तो उसमें से 2 बार वो 10 नंबर पे फिनिश किए जी, और लास्ट ईयर मरते मरते क्वालिफाई किए थे। तो उस कंडीशन में रन बनाना सेज अ लॉट अबाउट हिम, कि उसका जो कैरेक्टर है कि टीम में कोई परफॉर्म नहीं कर रहा है, हमारी टीम नीचे लगी हुई है, और वो टफ़ कंडीशंस में आके रन बनाना, स्पेशली उसका जो फर्स्ट सीज़न था, सेज अ लॉट अबाउट हिज कैरेक्टर, कि भैया वो लड़का मेंटली टफ है, बहुत हार्ड वर्क करके आया है, बहुत ग्राइंड करके आया है डोमेस्टिक क्रिकेट में। तो आई थिंक उसके लिए ये बात बिल्कुल लागू होती है, और जब भी उसको मुझे लगता है मौका मिलेगा, इंटरनेशनल क्रिकेट मिला भी है थोड़ा बहुत, आई थिंक ही विल डू वंडर्स। जब हार्दिक पांड्या बैटिंग कर रहे होते हैं आई फील कि उनकी फेशियल एक्सप्रेशन पूरी तरह से बदल जाती है। मोस्टली मैंने यही देखा उनके स्टार्ट ऑफ द करियर से बहुत इंटेंस बन जाते हैं, और ये मैंने सिर्फ तिलक वर्मा में देखा। जब वो बैटिंग कर रहे होते हैं, एज अ फैन मैंने कभी क्रिकेट कोचिंग के लिए गया भी नहीं हूँ, बट क्रिकेट बहुत देखी है लाइफ में। तो वी लुक फॉर दीज थिंग्स कि इनकी आंखों में क्या दिखाई दे रहा है, इनका इंटेंट क्या है, एक्चुअली क्या डिफरेंस कर रहे हैं गेम में। दैट्स वाई अ लॉट ऑफ पीपल आर बैकिंग तिलक वर्मा, जो आपने कहा कि हाई प्रेशर सिचुएशंस में आकर इंटेंसिटी दिखा रहे हैं। फ्यूचर इंडिया कंसिस्टेंट प्लेयर आपके अकॉर्डिंग तिलक वर्मा? मुझे तो लगता है, मैंने जब ये 2023 की टीम थी उसमें भी मैंने उनको रखा था कि एक तो वो बॉलिंग का एलिमेंट आपको देते हैं, इवन दो नॉट मच, बट उसके अलावा एक लेफ्ट हैंडर का ऑप्शन भी था, क्योंकि तब ऋषभ पंत नहीं थे, और जैसे मैंने कहा कि वो टफ सिचुएशन में खेलना जानते हैं। मुंबई इंडियंस में हमने देखा है, इवन दो डिफरेंट फॉर्मेट में, बट मुझे लगता है कि वो लड़के के पास वो चीज़ है कि वो वनडे क्रिकेट में भी अच्छा कर सकता है और वो बड़े फॉर्मेट के लिए भी कर सकता है, प्रोवाइडेड ऑब्वियसली उनको अपॉर्चुनिटी मिले, क्योंकि इतना टफ कंपटीशन है, इतने सारे लोग हैं।
तो आई थिंक उसके पास वो चीज़ है कि वो कर सकता है। और जैसे आपने इंटेंसिटी की बात की, ये गेम ही सारा इंटेंसिटी का है जी। कि वो इंटेंसिटी और वो एटीट्यूड, अगर वो नहीं होगा आप तो आप बहुत मुश्किल है। तो आपके अंदर वो इंटेंसिटी होना चाहिए। वो बेस्ट एग्जांपल इज़ विराट कोहली। आई थिंक उन्होंने बहुत स्टैंडर्ड हाई किया है इंडिया का, चाहे वो फिटनेस का हो, चाहे ये इंटेंसिटी की बात हो, चाहे वो दूसरों के आंख में देख के वो लड़ने वाली बात हो। तो ये यंगस्टर्स मुझे लगता है कि उनको देख के बहुत कुछ सीखे हैं। अगला नाम रियान पराग। रियान पराग अगेन मुझे बहुत पसंद है। वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग था इस सीज़न से पहले, क्योंकि वो जो सोशल मीडिया में बोलते थे थोड़ा सा ऐसा लगता था कि बहुत एरोगेंट है, आउटस्पोकन है। बट मुझे लगता है उस बंदे के अंदर कॉन्फिडेंस है। ही बिलीव्स के ही बिलोंग्स इन दिस कल्चर, और ये वो कर सकता है जो कुछ वो बोलता है, और उसने ये बताया ये सीज़न में करके। क्योंकि वो इससे पहले नंबर 6 नंबर 7 पे खेल रहे थे। डोंट फॉरगेट कि वो 17 साल में आईपीएल में खेल रहे थे। दैट इज़ टू यंग। और बहुत मुश्किल काम कर रहे थे नंबर 6-7 पे बैटिंग करना। अगर आईपीएल में सबसे कोई मुश्किल काम है तो वो नंबर 6-7 पे बैटिंग करना। क्योंकि आप देखो कि वो बहुत कम लोगों ने वो कोड क्रैक किया है। शायद मेरे ख्याल से आप हैंडफुल नाम आप ले सकते हो, कायरन पोलार्ड में भी, अब वो ट्रिस्टन स्टब्स ने किया है, टिम डेविड ने थोड़ा बहुत किया है। तो बहुत हैंडफुल नाम है कि जो 6-7 पे आके कंसिस्टेंटली रन बनाते हैं, 10-12 का आपको रन रेट चाहिए। तो वो बहुत मुश्किल काम उनको सौंपा गया था। बट आई थिंक ये सीज़न उनको वो अपॉर्चुनिटी मिली। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ही मस्ट हैव रियलाइज्ड कि बॉस मेरे को थोड़ा हार्डवर्क करने की ज़रूरत है, मेरा वर्क एथिक, मेरा डिसिप्लिन लाने की ज़रूरत है मेरी लाइफस्टाइल में। और वो शायद उन्होंने ये सीज़न किया, क्योंकि वो जो आसाम के लिए उन्होंने परफॉर्मेंस किया इस सीज़न, चाहे वो मुश्ताक अली हो, विजय हज़ारे हो, रणजी ट्रॉफी हो, ऐसे लगा कि ही इज़ गॉन वन स्टेप अहेड अपने परफॉर्मेंस से, अपनी वो ज़िद से। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो चेंज उनके अंदर आया है। ही रियलाइज्ड कि बॉस कुछ मेरे को करना पड़ेगा टू, जो मैं बोल रहा हूँ टू बैक द वर्ड्स। तो आई थिंक उन्होंने ये किया ये सीज़न, और उसी का उनको फल मिल रहा है। बस उनके अंदर वो टैलेंट है जो मुझे लगता है, मैंने बोला भी है कि आई डोंट सी कि ही हैव टू वेट मच लॉन्गर टू वेयर दैट ब्लू जर्सी। सरफराज खान। सरफराज खान बहुत टैलेंटेड प्लेयर है, और आई थिंक हमने देखा भी है। आई थिंक लॉन्गर फॉर्मेट में मुझे ऐसा लगता है कि ही विल मेक अ नेम फॉर हिमसेल्फ। सर व्हाई नॉट इन T20? वो T20 का अच्छा प्लेयर है, बट आई थिंक वो जो ब्रैकेट है ना, अगेन वो बहुत छोटा है उनके लिए। आई थिंक ही हैज़ टू बैट एट नंबर 3, मैक्स नंबर 4। शायद उसके नीचे अगर उनको खेलना है तो ही हैज़ टू डेवलप द स्किल्स ऑफ सिक्स हिटिंग, वो पावर हिटिंग, जो हमने रियान पराग की बात की, या फिर सूर्या के पास है ऑब्वियसली, वो उनको डेवलप करना पड़ेगा। अदरवाइज़ उन्होंने काफ़ी टाइम खेला है जी, बट वो सक्सेस नहीं मिली है उनको। एंड दैट इज़ प्रॉब्ली द रीज़न कि वो सिक्स हिटिंग जो एबिलिटी है कि एट विल जो सिक्स मारने की, आजकल के क्रिकेट में आपको यही चाहिए कि बॉस आपके पास वो सिक्स हिटिंग एबिलिटी होनी चाहिए। एट विल सिक्स हिटिंग। हाँ, इसे ब्रेक डाउन करें थोड़ा सा। मतलब कि भैया आप फंस गए हो, फॉर एग्जांपल जी, जैसे रियान परागी की बात कर लो कि जब उसको ज़रूरत पड़ती है कि भैया हम 10-12 का रन रेट चेस कर रहे हैं, वो आराम से छक्का मार लेता है। सूर्या की बात कर लो, चाहे जिसकी बात कर लो, दूसरे जो भी प्लेयर की आप बात कर लो, शुभमन तो खैर ऊपर खेलता है, बट अगर मिडिल ऑर्डर तिलक वर्मा की बात कर लो, हमने उनकी बात की, तो वो सिक्स हिटिंग एबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। जब आप वो 3-4 नंबर पे खेलते हो ना कि भैया आप फंस गए हो, आप 2 छक्के मार दिए ओवर पे, आपने कवर कर लिया जी। पूरा ओवर, वो एबिलिटी उनको थोड़ा सा डेवलप करनी होगी। सिक्सेस कैसे मारते हैं? इट्स नॉट जस्ट अबाउट पावर, राइट? पावर इज़ नेसेसरी, बट वो स्किल भी होना चाहिए। क्या होती है वो स्किल्स? टाइमिंग। टाइमिंग होती है ऑब्वियसली। वो आई थिंक वो चीज़ें कर कर के आती है। ऐसा नहीं कि वो सिक्सेस नहीं मारते, मैं बोल रहा हूँ कि वो चीज़ अंडर प्रेशर में आपको 10 में से 8 बार आनी चाहिए। 10 में से 10 तो कोई भी नहीं मारता है, बट 10 में से 8 बार जब आप फंसे हुए हो, आपके पास वो एबिलिटी होना चाहिए कि मैं छक्का मार दूंगा आराम से। आप जैसे मैं बोल रहा हूँ कि आईपीएल के अंदर ऐसे होता है कि भैया आप 12 रन 13 रन चेस कर रहे हो, आजकल तो लास्ट 3 ओवर में 45 रन 50 रन भी चेज़ हो रहे हैं। तो वो आपके पास अगर वो एबिलिटी नहीं होगी, आप वो सिक्सेस नहीं मार पाओगे, तो आप नहीं कर पाओगे। आप एक नीतीश रेड्डी का भी मैं कहूँ कि वो हाउ मच प्रॉमिस इज शोन, कि कितनी आसानी से उन्होंने युजवेंद्र चहल, रवि अश्विन और बड़े बड़े बॉलर्स को, तो वो एबिलिटी मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़रूरी है आज के क्रिकेट में।
नितिश रेड्डी। अगेन मुझे ऐसा लगता है ही इज़ द नेक्स्ट ऑलराउंडर दैट इंडिया इज़ लुकिंग फॉर। ही शोन लॉट ऑफ प्रॉमिस और उसने वो डिलीवर किया है। वो 2-3 मैच मुझे याद है कि 70 पे 4 थी, ट्रेविस हेड आउट हो गए, अभिषेक आउट हो गए, क्लासन आउट हो गए, एंड देन ही गॉट 80 ऑड। अगेन दैट शोज़ के लड़के में कितनी मेच्योरिटी है। आई रिमेंबर मैं इंडियन ऑयल के लिए खेलता हूँ, इंडियन ऑयल के लिए काम करता हूँ, तो वो हमारे स्कॉलरशिप में था वो। तो नितिश मैंने रेड्डी। हाँ नीतीश रेड्डी, हमने उसको स्कॉलरशिप पे साइन किया था। मैं कप्तान था उसका। बट उस वक्त ऑब्वियसली वो इतना अच्छा नहीं खेलते थे, बट गोज़ ऑन टू शो कि कितना उस लड़के ने मेहनत किया है कि आज वो जहाँ पे पहुँचा है। क्योंकि वो इंडिया अंडर 19 प्रॉस्पेक्ट में भी था। बट ये सीज़न जो देखने को मिला है इज़ वेरी वेरी प्लेजेंटली सरप्राइजिंग कि सब मेहनत का नतीजा है। बिल्कुल बिल्कुल वो लड़का बहुत फिट है, फील्डिंग बहुत अच्छी करता है, बॉल्स एट 130 प्लस और कर सकता है वो, और 140 भी टच कर सकता है। और बैटिंग उसने जिस तरह से की है, चाहे वो फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट चाहे स्पिनर्स के अगेंस्ट, मुझे ऐसा लगता है कि वो अगेन नेक्स्ट ऑलराउंडर दैट इंडिया इज़ लुकिंग फॉर। सर जब आप एक टीनेजर थे, आप बॉलिंग करते थे? बहुत कम बहुत कम। मेरा भाई मुझे बोलता था बट मैं नहीं, इतना नहीं करता था। आज के दौर में मैं सभी को बोलता हूँ कि भैया आपको बॉलिंग करना पड़ेगी। मेरा लड़का भी खेलता है, तो मैं खुद चाहता हूँ कि भैया वो ऑलराउंडर बने, क्योंकि आजकल कोई स्पेशलिस्ट की बहुत कम जगह है। जगह इन द सेंस ऑब्वियसली विराट कोहली, शुभमन गिल तो है ही, बट मुझे ऐसा लगता है टू स्टे इन द गेम, अगर आप बॉलिंग भी करते हो बैटिंग भी करते हो, देन यू आर मोर इन्वॉल्व इन द गेम। आप दोनों तरफ से आप गेम को इफ़ेक्ट कर सकते हो। सुनील नारायण फॉर एग्जांपल, जी। एंड्रे रसल, कि भैया बैटिंग नहीं चली तो मेरे पास बॉलिंग है, बॉलिंग नहीं चली तो बैटिंग है। तो मुझे ऐसा लगता है अगर आज मैं किसी को एडवाइस करूँगा तो मैं उसको बोलूँगा ज़रूर कि भैया आपको दोनों चीज़ लेके चलनी है। चाहे एक चीज़ ऊपर हो, वो बराबर रहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा एक चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना होगा, जी। चाहे वो आपकी बैटिंग हो चाहे बॉलिंग हो, लेकिन आपको करना दोनों पड़ेगा। आप और कोई स्पोर्ट्स देखते हो? मैं टेनिस देखता था बहुत। मैं पीट सैम्प्रस का बहुत बड़ा फ़ैन था, स्टेफी ग्राफ का, रॉजर फेडरर का। जी। तो वो मैं तो करीब 86-87 से देखते आ रहा हूँ। अब जब से फेडरर रिटायर हुआ है मैं नहीं देख रहा हूँ। हर स्पोर्ट में बदलाव आते रहते हैं, हम्म करेक्ट? मतलब फॉर एग्जाम्पल इवन T20, आई थिंक मेरे लाइफ में 3 बार T20 बदल चुकी है। आज के दौर में ये है हाई स्कोरिंग हाँ मैचेस बिकॉज ऑफ SRH एट्सेट्रा। मेरा सवाल ये है कि क्या कोचिंग कल्चर भी बदलते रहता है क्या? क्योंकि अगर आपने 83 देखी, हाँ देखिए। मेरी आई एम 93 बॉर्न, हम्म मेरी एज के लोगों के लिए और जेन जीज के लिए कपिल देव्स वर्ल्ड कप विन इज शोन टू अस थ्रू 83। मतलब वहाँ से हमें पता चला है कि अच्छा 83 में ये है। तो जब मैंने उस स्क्वाड को एनालाइज किया, मैंने नोटिस किया कि बहुत सारे ऑलराउंडर्स थे। उसका मतलब शायद ये है कि जब कपिल देव सर के जनरेशन के लोग कोचिंग ले रहे थे, दे वर लर्निंग ऑल द स्किल्स। फिर आई थिंक कपिल देव पाजी के बाद डायरेक्टली हार्दिक पांड्या निकल गए हैं एज अ वर्ल्ड क्लास सीम बॉलिंग ऑलराउंडर। पहला सवाल है कि क्यों, मतलब कोचिंग में क्या ऑलराउंडर्स पर फोकस नहीं किया जाता? और दूसरा सवाल है कि क्या बदलाव आ रहे हैं, जो आपने कहा कि यू नीड टू बी एबल टू बोल एज वेल आइडियली। आई मीन हमारे टाइम में ऐसा था कि वो आजकल वो साइड आर्मर आते हैं, पता नहीं आप जानते हो कि नहीं, वो स्टिक पकड़ के थ्रो करते हैं, और वो एक प्रोफेशन हो गया है। हर टीम एक एक दो साइड आर्मर लेके घूमती है जस्ट टू गिव बैट्समैन प्रैक्टिस के लिए। 160 के स्पीड से हाँ निकल वो के 140 145 वो डालने वाले की स्किल के ऊपर है। Okay. तो इंडियन टीम की बैटिंग मुझे ऐसा लगता है कि उससे काफ़ी इम्प्रूव हुई है, क्योंकि वो पेस खेलने की आदत हो गया। हम जब ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, साउथ अफ्रीका जाते हैं, तो उसका बड़ा इफेक्ट हुआ है। बट अभी मुझे ऐसा लगता है कि उसकी वजह से बहुत सारे जो बैट्समैन हैं वो बॉलिंग नहीं करते, वो बैटिंग करते हैं एंड दे सिट डाउन एंड दे गो। हमारे टाइम में ऐसा नहीं था। हमारे टाइम में अगर जैसे जो ऑलराउंडर्स है वो अगर बैटिंग करने आते थे तो बैट्समैन को बॉलिंग करना पड़ता था। बट अब क्या हो गया है कि इतने नेट बॉलर आ जाते हैं, इतने साइड आर्मर आ जाते हैं कि आप अगर बॉलिंग नहीं करोगे तो चल जाएगा। तो शायद उस वजह से आपकी वो स्किल डेवलप नहीं होती जी। तो वो मुझे ऐसा लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है कोचेस को एनकरेज करना कि भैया बॉलिंग कीजिए। अगर आपने 83 की बात की, मैं कहूँगा कि जो 2011 वर्ल्ड कप की भी टीम है, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह, सुरेश रैना, यूसुफ पठान, सारे ऑलराउंडर्स। आज की टीम में अगेन वो चीज़ नहीं है। शुभमन गिल बॉलिंग नहीं करते, सूर्य कुमार यादव बॉलिंग नहीं करते, रोहित बॉलिंग बंद कर दिया, विराट नहीं बॉलिंग करते। आपके पास ऑप्शन नहीं है ना। तो ये रीज़न है कि हम लोग
इसी वजह से इतने कम्पिटिटिव नहीं है। अच्छा, आप इंग्लैंड की टीम देखिए, सैम करन बॉलिंग करता है, लिविंगस्टन बॉलिंग करता है, क्रिस वोक्स बैटिंग बॉलिंग दोनों करता है, क्रिस जॉर्डन करता है। उस वजह से आप ऑस्ट्रेलिया की टीम देखो, पैट कमिंस बैटिंग भी करता है, बॉलिंग करता है, मिचेल स्टार्क कर लेता है, मिचेल मार्श, मार्कस स्टोइनिस, आप कितने देखो ऑलराउंडर है। हमारी टीम में यही चीज़ की कमी है, तो ये चीज़ मुझे लगता है कि हमको डेवलप करने की ज़रूरत है। सर, आपके बिछड़े हुए भाई माइकल वॉन ने शो पर आकर कहा था कि शायद इंडिया टूर्नामेंट्स में हार जाती है इसी वजह से। हाँ, मैं बोल रहा हूँ ना, और मेरा बिछड़ा हुआ भाई नहीं है भैया, मेरा भाई थोड़ा अच्छा होगा। सॉरी, मैं मस्ती कर रहा हूँ। नहीं नहीं, ठीक है। नहीं, आई थिंक मैंने बोला ना आपको कि ये वन ऑफ द रीज़न है कि हमारे पास ऑप्शन नहीं होते। हम जैसे T20 में कई मरतबा ऐसा हुआ है कि हमारे पास 5 ही बॉलर है, हमारे पास छठा भी ऑप्शन नहीं है ना। हम विराट कोहली की तरफ देखते हैं कि भैया ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में 1-2 बार बोला भी है ना रोहित ने। तो ये एक रीज़न है, क्योंकि अगर हमको कोई मैचअप्स की वजह से कुछ चेंज करना है तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। या किसी बॉलर का ख़राब दिन जा रहा है फॉर एग्जांपल, तो हम उसको रोक नहीं सकते, हमको उसको 4 ओवर डलाना ही पड़ेगा जी। या अगर 10 ओवर का मैच है, 50 ओवर मैच, तो हमको 10 ओवर डलाना पड़ेगा। ये दूसरी टीम हो जिसके पास ऑलराउंडर्स है, तो आप हो सकता है कि भैया जिसका ख़राब दिन जा रहा है तो आप उसको 6 ओवर करा दो, 7 ओवर करा दो, उसको मत कराओ आगे, जी आप दूसरे से वो 3-4 ओवर कवर कर लो। वो हमारे पास वो ऑप्शन नहीं है। तो ये मुझे लगता है कोचिंग पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैया आप इनकरेज करो बैटर्स लोगों को कि भैया आके बॉलिंग करो, आके बॉलिंग करो, और फिर मैच में उनको बॉलिंग भी दो। और यही एक प्रॉब्लम मुझे ये इम्पैक्ट सबसे भी है जो ये IPL के अंदर है, ये हमारे ऑलराउंडर्स को इनकरेज नहीं कर रही है बॉलिंग कराने के लिए। आप देखिए, शिवम दुबे वर्ल्ड कप टीम में सिलेक्ट हो गए हैं, लेकिन उन्होंने पूरे IPL में बॉलिंग नहीं की है, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो वर्ल्ड कप में हमारे 6th बॉलर है, बट उन्होंने बॉलिंग कहाँ की है मैच के अंदर। तो ये इम्पैक्ट सब का रूल अच्छा नहीं है हमारे इंडियन क्रिकेट के लिए। ये इम्पैक्ट सब का रूल जाना चाहिए अगर हम इंडियन क्रिकेट को बेटर करना चाहते। वॉशिंगटन सुंदर को देखिए, वो खेल ही नहीं रहा है मैच। क्यों नहीं मिल रहे उनको मैचेस? इसी वजह से, क्योंकि वो ऑब्वियसली उनका जो रोल है वो इम्पैक्ट सब की वजह से ख़त्म हो जा रहा है, क्योंकि वो ना बॉलिंग कर पा रहे हैं ना वो बैटिंग कर पा रहे हैं, और SRH जितना अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है कि वो उनको खिला नहीं पा रही है। तो ये इम्पैक्ट सब कहीं ना कहीं आपको जो बैटर्स है जो बॉलिंग थोड़ी बहुत करते हैं वो नहीं करने को दे रहा है। आप वेंकटेश अय्यर की बात कर ली, कहाँ उनको बॉलिंग करने मिल रही है? नहीं करने मिल रही। तो ये इम्पैक्ट सब का रूल इंडियन क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं है। मतलब अगर मैं सारे यंग क्रिकेटर्स के बारे में सोचूं तो इट्स जस्ट नीतीश रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, रियान पराग, जो थोड़े बहुत बॉलिंग के लिए जाने जाते हैं। और कौन है सर? नहीं है, कोई भी नहीं है, यही 3 है। बहुत कम है। हाँ बिल्कुल, दैट्स नॉट गुड फॉर बिल्कुल टूर्नामेंट चांसेस। बिल्कुल, यही मैं बोल रहा हूँ कि हमको आगे के लिए ये चीज़ को कम करना चाहिए कि भैया हमको इनकरेज करना चाहिए बैटर्स को कि भैया आओ बॉलिंग करो। हम जितना भी 3 घंटा प्रैक्टिस करते हैं, आप 1.5 घंटा या जितना देर आपको बैटिंग करनी है उसके बाद आके बॉलिंग करो, थोड़ा सा वो एक्सरसाइज करो, पता नहीं कब ज़रूरत पड़ जाए जी। तो ये ज़रूरी है। और वो टैलेंट मुझे लगता है आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। हार्दिक पांड्या, उसी वजह से हार्दिक पांड्या का रिकॉर्ड कोई बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं है। अगर आप उनका रणजी ट्रॉफी रिकॉर्ड उठा के देखोगे तो कुछ भी नहीं है। हमने उनको प्रॉमिस के चलते उनको पिक किया था इंडियन टीम में कि भैया ये 140 बॉल डाल सकते हैं, बैटिंग डिसेंट कर सकते हैं। तो हमको कुछ प्लेयर ऐसे प्रॉमिस पे पिक करने होंगे। वो नीतीश रेड्डी भी हो सकते हैं, चाहे दूसरे और हो सकते हैं जो शायद अब नहीं है, लेकिन हमको प्रॉमिस पे कुछ लड़कों को पिक करना होगा। इतने सालों में आपने बॉलिंग और बॉलर्स के बारे में क्या जाना है? हाउ इज द ग्रोथ ऑफ अ बॉलर डिफरेंट फ्रॉम ग्रोथ ऑफ अ बैटर? बॉडी पे ज़्यादा प्रेशर डालती है बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग स्पेशली? बिल्कुल डालती है, बहुत एज कम्पेयर टू अ बैटर एजिंग। बहुत डालती है। फास्ट बॉलिंग बहुत मुश्किल काम है, बहुत फिजिकल काम है, और आपको बहुत लुक आफ्टर करना होता है। बहुत चैलेंजिंग है आज के दौर में, क्योंकि आप इतने 3 फॉर्मेट खेल रहे हो और नॉन स्टॉप खेल रहे हो। हमारे टाइम पे इतनी क्रिकेट नहीं थी, थोड़ा ब्रेक्स हुआ करते थे, आज के दौर में उतना नहीं है। तो कहीं ना कहीं होगा कि भैया आपके फास्ट बॉलर्स को आपको लुक आफ्टर करना होगा, उनका वर्कलोड मैनेज करना होगा। बट एट द सेम टाइम जो ग्रोइंग ईयर्स है, मुझे ऐसा लगता है कि आजकल के बॉलर्स उतनी बॉलिंग भी नहीं करते, क्योंकि वो उनका वर्कलोड मैनेजमेंट बहुत पहले से वो उसके बारे में वरी करने लगते हैं। तो जब तक आप उतनी बॉलिंग नहीं करोगे, आप उतने मसल्स को डेवलप नहीं करोगे। तो ये मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है कि आप उतनी बॉलिंग करो, उतने मसल्स डेवलप करो। हाँ, उसके लिए एक स्टेज है कि जहाँ पे आप वहाँ पहुँच जाते हो तो वहाँ आपका वर्कलोड मैनेज किया जाएगा। बट जब तक आप उतनी बॉलिंग नहीं करोगे तो आप वो चीज़ नहीं सीखोगे।
मेरे ख्याल से टीनेज में आपकी बॉडी बहुत झट से रिकवर कर लेती है, राइट? बिल्कुल। और ये अर्ली 20s और टीनेज में भी फ़र्क रहता है। बिल्कुल। फिर लेट 20s और अर्ली 20s को आप कंपेयर करने लगते हो, और 30s के बाद गेम अलग ही हो जाती है। तो आप कह रहे हो कि टीनेज में थोड़ी घिसाई करो, स्पेशली बॉलिंग के लिए। मैं इसीलिए तो बोल रहा हूँ ना आपको, जब मैंने शुरू में आपको बोला कि जो आज का यंगस्टर्स है उसको तीनों फॉर्मेट खेलना चाहिए। मैं आपको इसीलिए बोल रहा था कि आजकल के बच्चे जो 4 डे क्रिकेट नहीं खेलते उससे थोड़ा सा बचते हैं, वो इसी वजह से कि भैया उनको दिन में 20 ओवर डालना पड़ेगा और फिर अगले दिन आके फिर 10-12 ओवर डालना पड़ेगा। 4 दिन का मैच है, अगर सामने वाली टीम 280 या 300 पे 3 विकेट है फॉर एग्जांपल, और आपने दिन में 20 ओवर डाल दिए, आपको फिर आके वापस डालना है बॉल, आपको फिर वो 7 विकेट निकालने हैं। तो कौन चाहता है वो करने के लिए? तो इसीलिए जब तक आप फिट हो, आप 30-32 के नहीं हो गए हो जहाँ आपकी बॉडी गिव अप कर रही है, तब तक मुझे लगता है आपको तीनों फॉर्मेट खेलना ज़रूरी है। वो स्किल सेट डेवलप करना ज़रूरी है। आपको कोशिश करना चाहिए कि मुझे ये फॉर्मेट के अंदर फिट होना है। अगर मैं नहीं हूँ आज फिट तो मुझे कोशिश करनी है, चाहे वो बैटिंग हो चाहे बॉलिंग हो, और फिर वो सर्टन एज आ जाएगी, देन यू चूज़ कि हाँ भैया मेरे को सिर्फ वाइड बॉल क्रिकेट खेलनी है, या भैया अगर मैं बैट्समैन हूँ तो मुझे सिर्फ 4 डे फॉर्मेट खेलना है, 5 डे फॉर्मेट खेलना है, दैट इज़ फाइन। बट उससे पहले आप शॉर्टकट मत ढूंढो। इंटरनेशनल लेवल पे सबसे मुश्किल फास्ट बॉलर कौन थे आपके लिए टू फेस? आई थिंक अगर पेस की बात करें तो शोएब अख्तर विदाउट अ डाउट, क्योंकि पेस में तो वो और ब्रेट ली मुझे ऐसा लगता है कि दो ऑब्वियसली वन ऑफ द बेस्ट थे। ब्रेट ली जो 2007 वाली सीरीज़ थी वहाँ पे कमाल बॉलिंग की थी उन्होंने उस सीरीज़ के अंदर। बहुत बढ़िया फॉर्म में थे, बहुत बढ़िया फिटनेस में थे। तो आई थिंक दोज टू स्टैंड आउट। डेल स्टेन वाज वन ऑफ देम, आई हैड द प्रिविलेज ऑफ प्लेइंग अगेंस्ट। आई थिंक ये तीन मुझे लगता है कि विल बी स्टैंड आउट। जिमी एंडरसन भी थे इंग्लैंड के अंदर, ही वाज लीथल विदाउट अ डाउट। ओके, थोड़ा सा पॉज करते हैं इस पूरे कॉन्वर्सेशन को एंड लेट्स गो बैक टू लेट 2000s जब आप शोएब अख्तर को फेस कर रहे थे। सर, आपकी आंखों से क्या दिखाई देता है जब बॉल 160 की स्पीड से आ रहा होता है, ऑलमोस्ट 160? एज अ बैट्समैन क्या फीलिंग होती है? आई थिंक वो एड्रेनलिन रश रहता है टू बी ऑनेस्ट। जब आप कोई 150 प्लस के बॉलर को खेलते हैं ना, तो एवरी बॉल इज़ लाइक एन इवेंट टू बी ऑनेस्ट, कि वो कि क्या होगा, क्योंकि वो आपको हाफ अ सेकेंड मिलता है और वो आप इतनी प्रैक्टिस उसी लिए करते हो। बॉल दिखाई देती है? आई मीन अगर आप बोलो कि वो हाथ से छूटी और आपके बैट पे आके लगी, ऐसा नहीं कि उतना दिखता है आपको। आधा सेकंड में आपको कैसे दिखेगा? आप वो जजमेंट पे खेलते हो ना कि वो बॉल वहाँ से छूटी, यहाँ गिरी और मैं उसको मार रहा हूँ। अगर आप सोच रहे हो कि वो बिल्कुल आपको बॉल दिख रही है तो आप बिल्कुल रॉन्ग हो। जिन लोगों ने प्रोफेशनल क्रिकेट नहीं खेली है, हाँ, हर कोई ना स्ट्रीट क्रिकेट से कंपेयर करा है जहाँ आप बॉल को देखते हो। नहीं, ऐसा नहीं। बिल्कुल नहीं है। तो ये समझो 160 की स्पीड की फीलिंग क्या होती है। बेसिकली उसके हाथ से छुटती है, फिर क्या? फिर यू ट्राई ट्रैकिंग द बॉल थ्रू योर आईज? नहीं, आई थिंक वो आपके पास ऑब्वियसली वो जजमेंट है ना, अपने सालों इसी की प्रैक्टिस की है कि वो आपने छूटा, आपको समझ आ गई कि भैया ये बॉल यहाँ गिरेगी और फिर मैं ये खेलूँगा। वो ब्रेन के पास वो मैसेज जाता है कि भैया ये बॉल है, अब मेरे को ये खेलना है। Okay. आई डोंट थिंक यू सी द बॉल बिल्कुल क्लियरली कि भैया ऐसे दिख रहा है, नहीं ऐसे नहीं होता है। आप वो जजमेंट पे खेलते हो बॉल। और 150 और 150 प्लस पे जो भी डालता है ना, तो वो तो बिल्कुल आपके पास हाफ अ सेकेंड होता है कि वो जजमेंट लगाना है, वो उसके बाद आपको खेलना है, छोड़ना है, बैठना है। क्योंकि वहाँ अगर आप बॉल छोड़ने की जगह खेलने चले गए तो आपको लग जाएगी बॉल बेसिकली। तो इसीलिए सर पे जो बॉल लगती है ना, इसीलिए कि आपने सोचा कि भैया मैं खेल लेता हूँ और फिर आपने सोचा कि अरे नहीं ये तो ऊपर जा रही है, तब तक तो आके लग गई आपको। कभी लगी है? हाँ, बहुत सर बार, पे? बहुत बार। हाँ, जब सर पे लगती है तो क्या फीलिंग होती है? हिल जाते हो आप एक तरह से ऑब्वियसली, कि आप किसी ने आपको मार दिया तो आप कैसे फील करोगे Like a फॉर एग्जांपल। punch. हाँ, कि तो आप शेकन अप तो हो जाते हो, बट आई थिंक यू गॉट यूज टू इट, क्योंकि इतनी बार आपको लगी हुई रहती है, चाहे सर पे नहीं लगी हो बट बॉडी पे तो लगती रहती है। तो यू जस्ट अपने आप को कंपोज करते हो। और जो मैंने आपको बोला ना कि वो एक्टिंग, तो वो हाँ, कुछ ज़रूरी, नहीं, हाँ, तो वो ज़रूरी है बहुत, कि वो मैसेज उधर तक नहीं जाना चाहिए। गाली गलौज करते थे पाकिस्तानीज? नहीं, मेरे साथ तो नहीं। मेरे साथ मैंने हालांकि उनके साथ सिर्फ 3 ही टेस्ट मैच खेले, थोड़े बहुत बाहर भी बैठा था, बट नहीं, मेरे साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ। हुआ होगा ऑब्वियसली कुछ इंटेंस मैचेस में, शायद वनडेज़ में हुए होंगे, और सुनते हैं बहुत सारी स्टोरीज, तो ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं इमोशंस तो आते हैं, नॉट जस्ट पाकिस्तान बट दूसरों के साथ भी। तो जब वो गेम उतना इंटेंसिटी पे होता है
तो वो इमोशंस तो निकलते हैं, और होना भी चाहिए। वो गेम थोड़ा सा गर्मा गर्मी का होना चाहिए। जितने भी पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स का सामना आपने किया, उन मुकाबलों की वजह से आपने उस देश के क्रिकेट कल्चर के बारे में क्या जाना है? क्योंकि जब हम दुबई जाते हैं तो वहाँ पाकिस्तानीज मिलते हैं हमें, फिर बातें होती है, क्रिकेट के बारे में बातें होती है। उनसे बातें करके मुझे ये पता चला कि उनके ग्रास रूट लेवल पर भी फास्ट बॉलिंग को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। पीपल प्रिफर टू बिकम अ फास्ट बॉलर देन इवन अ बैटर, जो एक बहुत वियर्ड चीज़ है एज इंडियंस। तो क्या पता चला आफ्टर प्लेइंग अगेंस्ट पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स, उनमें यूनिक चीज़ क्या है? आई थिंक एक चीज़ तो है कि वो फिज़िकली बहुत स्ट्रांग है वो लोग, बिकॉज ऑफ देयर डाइट में भी, और शायद वो नॉर्थ साइड में रहते हैं तो वो कल्चर है। और वो जो क्रिकेट खेलते हैं, हमारे यहाँ भी टेनिस क्रिकेट होती है जी। वहाँ भी होती है, वहाँ वो टेप बॉल क्रिकेट बोलते हैं, वो टेप लगा के खेलते हैं। और वो टेप बॉल क्रिकेट की वजह से क्या है कि आप उधर धीरे बॉल नहीं डाल सकते, क्योंकि जब आप तेज़ डालोगे ना तभी वो बॉल स्विंग होगी। तो जो आप देखते हैं कि हर पाकिस्तानी फास्ट बॉलर है ना, वो तेज़ डालता है, एयर में क्विक होगा वो, चाहे वो बाद में कैसी डाल रहा है नहीं डाल रहा है वो बात की बात है जी। लेकिन वो एयर में आपको क्विक होना ज़रूरी है ताकि वो बॉल को अलाउ करे स्विंग करने के लिए। और इसीलिए शायद वो रिवर्स स्विंग भी इतना अच्छा करते हैं, क्योंकि एयर में इतना क्विक है। वो शायद कल्चर हमारे इधर नहीं, हमारे इधर नॉर्मल टेनिस बॉल क्रिकेट होती है, लेकिन वहाँ पे टेप बॉल क्रिकेट बहुत होती है। तो शायद ये एक रीज़न है कि वो एयर में इतना तेज़ डालते हैं, इसीलिए आपको 150 प्लस के बॉलर्स रेगुलरली दिखते रहते हैं। और शायद बैटिंग का कल्चर हमारे इधर है, क्योंकि हमारे पास वो बैटिंग की टेक्निक सिखाई जाती है। मे बी वहाँ पे वो उतने हमको नहीं दिखते बैट्समैन, अच्छे बैट्समैन हैं, बट वो जो टेक्निकल बैट्समैन की हम बात करते हैं वो क्वालिटी हमारे पास है। तो फॉर सम रीज़न मुझे लगता है कि ये एक रीज़न है वहाँ पे कि वहाँ फास्ट बॉलर्स, आप चाहे क्लब क्रिकेट की बात करो, चाहे स्टेट क्रिकेट की बात करो, हम इंग्लैंड में भी खेलते हैं, तो बहुत सारे ऐसे बॉलर्स हैं कि आप सरप्राइज़ हो जाते हो कि यार ये पाकिस्तान के लिए क्यों नहीं खेल रहा है, इतना अच्छा बॉलिंग कर रहा है। बट वहाँ लिस्ट लगी हुई है। जैसे हमारे यहाँ बैट्समैन की भरमार है कि भैया आप कोई भी बैट्समैन को डाल दोगे तो वो रन बना देगा, तो शायद उनके पास वो टैलेंट ज़्यादा है। इंडिया में एक लाइन क्यों लगी हुई है बैट्समैन की? कोचिंग कल्चर की वजह से, या हमारे इंडियन जेनेटिक्स में कुछ खास है? आई थिंक मुझे लगता है पेरेंट्स शायद चाहते हैं कि उनके जो बच्चे हैं वो बैट्समैन बने। अगर आप देखें कि शुभमन गिल के फादर, सरफराज खान के फादर, ये शायद सारे ही चाहते हैं कि भैया हम बैट्समैन बने। हाँ। और वो दिन रात लगे रहते हैं, मतलब 5-5 6-6 घंटा बैटिंग कर रहे हैं, 5-5 6-6 घंटा ग्राउंड में पड़े हुए हैं। लगन। युवराज सिंह की आप बात करो, उनके फादर का इन्फ्लुएंस था ना, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है। और जो पिचेस भी हैं, फॉर सम रीज़न मुझे ऐसा लगता है कि इट डजेंट एनकरेज यू टू बॉल फास्ट। ये समझाइए। आई मीन इंडिया की जो पिचेस हैं वो ऐसे नहीं है कि जहाँ पे वो ऑस्ट्रेलिया जैसा बाउंस आपको मिले, या पाकिस्तान में भी, फॉर पाकिस्तान की भी बहुत फ्लैट पिचेस है, बट जो मैं बोल रहा हूँ आपको कि वो एयर में क्विक डालते हैं, इसीलिए दे कुड फाइंड वेज ऑफ गेटिंग पीपल आउट। यहाँ ऐसे पिचेस क्यों नहीं बनाते फिर? आई थिंक वो सॉइल का प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ पे आप अगर वेस्ट में देखोगे तो थोड़ी रेड सॉइल आपको मिलती है, आप नॉर्थ साइड में जाओगे तो आपको ब्लैक सॉइल मिलती है। वो ब्लैक सॉइल डजन अलाउ, वो ब्लैक सॉइल में हमेशा बॉल स्किड करेगा जी। इतना स्पिन नहीं करेगा। तो इंडिया की जो डाइवर्सिटी है उस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो फास्ट बॉलर्स नहीं निकलते हैं, बट उतने नंबर्स में नहीं निकलते जितने वहाँ निकलते हैं। मयंक यादव को लेकर आपको कुछ कहना है? आई थिंक बहुत अच्छा टैलेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन उनको अपनी फिटनेस इंप्रूव करनी पड़ेगी, क्योंकि ये साल मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद वो जो शुरू के 2 परफॉर्मेंसेस उन्होंने दिए, अगर वो वापस से 2 परफॉर्मेंस देते तो शायद वर्ल्ड कप की टीम में, शायद हो सकता है कि वो टीम में नहीं तो रिज़र्व में शायद नाम आ जाता। अगर वो पूरा टूर्नामेंट खेलते तो शायद, मैं जैसे कह रहा हूँ कि वो रणजी ट्रॉफी में उन्होंने वो टॉयल नहीं किया है, वो 20-20 25-25 ओवर नहीं डाले, इसी वजह से वो प्रेशर में आके वो बॉडी गिव अप कर जा रही है, वो बॉडी टूट जा रही है, क्योंकि वो पीछे उतना वर्क नहीं है, वो बॉडी को आदत नहीं है कि भैया 156 157 डालना लगातार, चाहे 4 ओवर के लिए, ये मुश्किल नहीं है। आप देख रहे हो कि वो 2 बार इंजर्ड हो गया, तो पीछे उतना वर्कलोड नहीं है, तो वो उनको मेहनत करना पड़ेगा कि अपने फिटनेस पे काम करना पड़ेगा, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, बट इज़ डेफिनेटली अ टैलेंट फॉर इंडिया विदाउट अ डाउट। ऐसे और हाइपर फास्ट बॉलर्स निकल के आएंगे? आने चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि है इंडिया के पास। आई मीन ढूंढना पड़ेगा,
इतनी आसानी से तो नहीं मिलेंगे ये टैलेंट, बट ढूंढना पड़ेगा। आई मीन बहुत सारी स्टेट वो फास्ट बॉलिंग के क्लिनिक्स ऑर्गेनाइज करती है। मुझे याद है लास्ट सीज़न 2-3 स्टेट्स ने ये किया था, पंजाब ने किया था, उसके अलावा और कोई 1-2 एसोसिएशन ने किया था। तो ये टैलेंट आपको गांव में मिलेगा, रूरल एरिया में मिलेगा, शायद जो आपकी नज़र में है उससे बेहतर मिलेगा। तो थोड़ा सा वो मुझे लगता है मेहनत करना पड़ेगा। इस सीजन से पहले हर सीजन में एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, बहुत ज़्यादा यूनिटी थी मुंबई इंडियंस में। एंड एक्चुअली आई डोंट लाइक सेइंग इट, क्योंकि मैं हार्दिक फ़ैन हूँ, रोहित फ़ैन हूँ और मुंबई इंडियंस फ़ैन हूँ। थोड़ी वो यूनिटी मुझे कम फील हुई स्टेडियम में जाकर। पर आई एम नॉट गोइंग टू टॉक मुंबई इंडियंस राइट नाउ। मैं अभी एक्चुअली इंटरनेशनल क्रिकेट के बारे में बात करना चाहूँगा। वो जो कोहली वाली इनिंग्स थी MCG में अगेंस्ट पाकिस्तान, मैं उस मैच के लिए गया। दैट वाज द फर्स्ट इंटरनेशनल मैच आई सॉ। एंड पाकिस्तान टीम की भी ना एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है जो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है। देयर आर वेरी, एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई सेंस्ड एज अ स्पेक्टेटर। दैट मेड मी थिंक कि हर इंटरनेशनल टीम की शायद एक आइडेंटिटी होती है। ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया की खुद की आइडेंटिटी होगी। उसी पर्सपेक्टिव से जो आपने कहा कि अफगानिस्तान की ये आइडेंटिटी है कि शॉर्टर फॉर्मेट, T20 स्पेशलिस्ट, अग्रेसिव, ये वो। इसी पर्सपेक्टिव से मैं दोनों श्रीलंका और बांग्लादेश के बारे में पूछना चाहूँगा आपसे। आपके अकॉर्डिंग हुआ क्या है? क्योंकि बांग्लादेश की भी बहुत हाइप थी जब मैं छोटा था, 2007 वर्ल्ड कप में जब उन्होंने हमें हराया था। ऐसा लगा था कि द न्यू एज इज जो अफगानिस्तान क्रिकेट के साथ अब हुआ है, लोग सोचते थे कि बांग्लादेश क्रिकेट के साथ होगा, वो नहीं हुआ। एंड श्रीलंका, वो टीम हम डरते थे उनका सामना करने से, क्योंकि बहुत खतरनाक टीम थी। उनका लेवल भी गिर चुका है। मुरलीधरन सर आए थे शो पर। मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि वी डोंट नो व्हाई इट्स दे डोंट नो कि लेवल क्यों गिरा है, बट गिर चुका है। आपके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है इन दोनों देशों में? आई मीन जो टीम की आप बात कर रहे हो श्रीलंका की, तो उसमें तो बहुत बड़े बड़े प्लेयर थे। मैच विनर्स थे उस टीम के अंदर। जयवर्धने, संगकारा, अरविंद डिसल्वा, राणा तुंगा, वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन, मुरलीधरन, चमिंडावास। तो इतने बड़े बड़े प्लेयर को रिप्लेस करना समटाइम्स बहुत मुश्किल होता है। तो एक तो वो वॉइड मुझे ऐसा लगता है कि वो बनी, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है वो बोर्ड के अंदर भी कुछ चीज़ें सही नहीं है कि हमने जो देखा, जो हुआ वहाँ पर। और उनका थोड़ा जो प्लेयर्स का पूल है वो भी बहुत बड़ा नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो लिमिटेशन बनी रहती है कि जब आपके पास पूल ही छोटा हो तो फिर क्या इतने बड़े बड़े प्लेयर को आप इतनी इजीली रिप्लेस करोगे? तो शायद नहीं। और हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं श्रीलंका की जो बोर्ड भी है वो भी कुछ हद तक जिम्मेदार है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जब बोर्ड अच्छा होता है तो प्लेयर्स अच्छे होते हैं, है ना, क्योंकि वो डायरेक्ट कनेक्शन होता है। तो जब ऊपर सही चलेगी चीज़ें तो वो ऑटोमेटिकली वो नीचे रिफ्लेक्ट करेगी। जो मैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट से भी बात कर रहा हूँ कि जब ऊपर गड़बड़ होती है, ऊपर अगर कुछ धांधली हो रही है तो वो नीचे भी दिखाई देगा आपके परफॉर्मेंस पे। तो ये चीज़ें मुझे लगता है कि रिलेट करती है कहीं ना कहीं। कुड इट बी द अनफॉर्चुनेट ट्रूथ कि श्रीलंका में अब भी हाई क्वालिटी के प्लेयर्स हैं जिन्हें चांसेस नहीं मिल रहे? हो सकता है, पॉसिबल है, हमको नहीं पता है क्योंकि हमने देखा ही नहीं है जी, कि हमने थोड़ी उनका फर्स्ट क्लास सिस्टम जाके देखा है कि भैया हाँ ये इतना अच्छा है कि ये क्यों नहीं खेल रहा है। तो हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है। मैं कुछ 10 साल पहले रफली श्रीलंका गया था एक वेकेशन के लिए। वहाँ मुझे लगा कि ये लोग हमसे ज़्यादा बड़े क्रिकेट फैंस हैं। जिस तरह का माहौल रहता था एक टीवी शॉप के बाहर, वो दिखता आपको इंडिया में, वहाँ मुझे लगा कि और भी ज़्यादा है यहाँ। तो इट्स वेरी, हमारे सब कॉन्टिनेंट में है ही ये, चाहे इंडिया की बात करो आप, चाहे श्रीलंका। जब आपका देश अच्छा करता है ना तो वो सब कॉन्टिनेंट में आपको पता चल जाता है। हम पाकिस्तान में सुनते हैं भैया टीवी तोड़ दिया, क्योंकि वो फैंस है ना बॉस, वो इतने जज्बाती हैं। तो जब पाकिस्तान टीम अच्छा करेगा तो आपको वो समझ में आ जाएगा कि वो भीड़ लगेगी, वो क्राउड आ जाएगा। अब वो टीम अच्छा नहीं कर रही है तो ऑटोमेटिकली लोग दूर हो जाते हैं, है ना। तो ये श्रीलंका में भी है, ये अफ़गानिस्तान में है, नेपाल में आपने देखा होगा कि जिस तरह से वो ACC के जो मैचेस खेलते हैं पूरा स्टेडियम भरा हुआ रहता है। तो वो हमारे सब कॉन्टिनेंट का कल्चर है वो, कि वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, तो ये जब इनकी टीमें अच्छा खेलती है हमारे क्राउड आ जाता है पीछे, हमको बुलाने की ज़रूरत नहीं है। बट जब वो नहीं खेलता है तो ऑटोमेटिकली वो दूर हो जाता है। जनरली बांग्लादेश क्रिकेट को लेकर आपका ओपिनियन क्या है? वो टीम इम्प्रूव होगी टाइम के साथ? आई मीन वो थोड़ा सा प्रॉमिस दिखाती है, लेकिन फिर
थोड़ा सा पीछे आ जाती है। 1 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप्स बैक। हाँ, तो ये उनके साथ दिक्कत है कहीं ना कहीं, और वो चीज़ उनको इम्प्रूव करनी होगी। आई डोंट नो आप कैसे, क्योंकि ये तो जो चीज़ें वो ऊपर हैंडल कर रहे हैं ये उनका काम है, बट बाहर से ये पर्सपेक्टिव नज़र आता है कि बॉस वो थोड़ा आगे बढ़ती है फिर पीछे आती है। अब क्योंकि इतने वर्ल्ड कप्स खेल चुकी है, एक बार भी सेमीफाइनल नहीं खेली है वो टीम, तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें रॉन्ग हो रही है ना। ये लास्ट वर्ल्ड कप में भी अगर हम देखें तो शायद 2 ही मैच जीते उन्होंने, तो इतनी बुरी टीम तो नहीं है जी। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। तो आई डोंट नो शायद क्या वो उनका डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर है या फिर प्रैक्टिस फैसिलिटी है या फिर वटेवर, ये चीज़ें मतलब थोड़ा ढूंढने की ज़रूरत है। क्योंकि मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं बांग्लादेश अंडर-19 के लिए काम करता हूँ, तो मैं तो देखता हूँ कि भैया हाँ वो बहुत पैसा लगाते हैं, बहुत एफर्ट करते हैं, बट फिर भी चीज़ें क्यों नहीं इम्प्रूव हो रही है। तो मुझे लगता है कि उनको सोचना चाहिए कि बॉस क्या हो रहा है, क्योंकि अवे फ्रॉम बांग्लादेश उनका परफॉर्मेंस नहीं होता है अच्छा। वो हिंदी समझता है? हाँ, हद तक काफ़ी, मतलब समझ लेते हैं। हाँ। पता है बांग्लादेश को लेकर एज अ फैन मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि ये सारे बांग्लादेशी प्लेयर्स ना ज़्यादा ही इमोशनल है। इमोशनल तो है उनके प्लेयर्स भी और उनके फैंस भी। इन अ वे इट्स गुड। ये ईडन गार्डन्स के बारे में भी कहा जाता है और बांग्ला कल्चर सिमिलर है दोनों साइड्स में। बिल्कुल। पर आई करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग सर, आप प्रोफेशनल क्रिकेटर हो, मैं नहीं, पर आई फील कि क्रिकेट फील्ड पर ना इमोशंस थोड़े से कम रखने चाहिए क्योंकि इट कैन कम इन योर वे ऑफ डिसीजन मेकिंग। ये बस मेरा मानना है। इसी वजह से ये ऑस्ट्रेलिया अच्छा करती है ना, क्योंकि वो अगर वो हार भी गए तो इतना बड़ा डील नहीं होता है उनके लिए या उनके फैंस के लिए कि हाँ दे एक्सेप्ट इट कि भैया स्पोर्ट्स में होता है। हम लोग आज भी 19 नवंबर को भूल नहीं पा रहे है ना, कि भैया ऐसे था कि जैसे हमको कब जीतना ही चाहिए था, है ना। तो ये कहीं ना कहीं हमारा वो आ जाता है। ठीक है, जीतना चाहिए था, आपने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला, बट ऑन दैट डे कुछ भी हो सकता है जी। इंग्लैंड की टीम वैसे ही है कि अगर ख़राब हो गया उनका 50 ओवर वर्ल्ड कप कितना ख़राब गया, बट आपने कितनी चीज़ें सुनी कि भैया ऐसे पूरा होलसेल चेंज हो गया या इसको सैक कर दिया उसको सैक कर दिया। कहाँ सुना आपने? न्यूजीलैंड में होता है क्या? साउथ अफ्रीका में होता है क्या? नहीं होता। हमारे सब कॉन्टिनेंट में ये बहुत होता है क्योंकि हम लोग बहुत इमोशनल लोग हैं, हमारे फैंस इमोशनल है, हम लोग इमोशन में आके कभी कभी डिसीजंस लेते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है कि हम लोग को थोड़ा इसको कंट्रोल करना चाहिए, और ये बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा है। आप बहुत शांत होते थे जब आप खेल रहे होते थे। माई मेमोरी ऑफ यू इज़ वेरी स्टेबल। क्या बहुत ज़्यादा स्टेबल चट्टान की तरह थे। कभी गुस्सा आया फील्ड पे? हाँ आता है, क्यों नहीं आता है, बिल्कुल आता है। बैटिंग करते वक्त? हाँ, क्यों? आई मीन आप आउट हो जाओ, रन बनाने, आपको कौन सा ऐसा बैट्समैन है कि जो नहीं रन बनाना चाहता है, या आप चीज़ें कुछ चाहते हो आप नहीं होता है तो गुस्सा तो आता है। बट अभी जैसे MS धोनी है फॉर एग्जांपल, आप उनके इमोशन देखते ही नहीं हो ना, तो ऐसा नहीं है कि उनको ना खुशी होती है ना कुछ उनको दुख लगता है, बट ही कंट्रोल्स इट। तो ऐसे बहुत सारे प्लेयर जो कुछ होते हैं जो दिखा देते हैं, तो देर आर 2 काइंड्स ऑफ पीपल। बैटिंग करते वक्त गुस्सा आया कभी? किसी ने गाली गलौज करी या हाँ स्लेजिंग करी? हाँ बिल्कुल होता है किसने स्लेजिंग करी आपके साथ? कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं ऑजीज। बाकी भी बहुत सारे लोग हैं। आई मीन वो तो होता ही है ना, टेस्ट क्रिकेट तो ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा वो बिल्कुल अल्टीमेटम में है, तो आप चाहते हो कि भैया थोड़ा एज हो, आप फील्डिंग कर रहे हो, आप थोड़ा उनको डिस्टर्ब करो, बॉलर डिस्टर्ब करेगा, बॉलर आपको आंख दिखाएगा, कुछ बोलेगा, तो ये तो चलता रहता है, ये होना भी चाहिए। दूसरे के दिमाग और दिल में उंगली करना, तो यही तो टेस्ट क्रिकेट है ना, यही तो टेस्ट क्रिकेट है। इसके ऊपर निकल के जब आप अच्छा करते हो तो यू फील गुड। आपने कभी करी स्लेजिंग? मैंने बहुत कम मैं नहीं, आई कांट ज़्यादा नहीं इमेजिन यू बोलता। हाँ, स्लेजिंग। नहीं, आप नहीं, बहुत मैंने वही बहुत साफ सुथरी वाइब है आपकी। नहीं, मैंने बहुत कम, नहीं के बराबर। हाँ, आप बहुत लाइकेबल कैरेक्टर थे क्या ड्रेसिंग रूम में? आई डोंट नो, ये तो आपको मेरे प्लेयर्स से पूछना पड़ेगा जो खेले मेरे साथ। आप इंट्रोवर्ट है हो? बिल्कुल, हाँ बहुत। हो ना हाँ, इंट्रोवर्ट? बहुत। कुछ रोल रहता है ऐसा एक्सट्रोवर्जन या इंट्रोवर्जन का क्रिकेट में? आई थिंक होना चाहिए, थोड़ा एक्सट्रोवर्ट होना चाहिए। देर इज़ अ, क्योंकि आप देश से बाहर जाते हो तो आपको ऑब्वियसली निकलना चाहिए, थोड़ा वो कल्चर जानना चाहिए। मैं थोड़ा सा रूम ही में रहता था और मेरा थोड़ा वो आदत है ऑब्वियसली, बट मुझे लगता है होना चाहिए कि थोड़ा लाइफ एक्सप्लोर करना चाहिए कि भैया निकलो, देखो क्या है चीज़ें। और थोड़ा क्रिकेट से मुझे लगता है कि माइंड डाइवर्ट होना चाहिए। आप वो एक टनल जोन में नहीं होना चाहिए। अगर आपने अच्छा नहीं किया तो फॉरगेट इट, बाहर निकलो, माइंड डाइवर्ट करो एंड देन कम बैक अगेन। वरना आप वो बिल्कुल आप एक तरह से अपने लिए वो कुआं खोद रहे हो कि आप उसमें घुसते चले जा रहे हो। तो आजकल के क्रिकेटर वो बहुत अच्छी तरह से करते हैं कि भैया ख़राब हो गया परफॉर्मेंस, दे फॉरगेट इट, मूव ऑन नेक्स्ट गेम। तो ये होना ज़रूरी है, मुझे ऐसा लगता है कि वो आपको हेल्प करता है।
वरना आप अगर बहुत सोचते रहोगे, बहुत उसके अंदर चले जाओगे, तो वो आपके लिए अच्छा नहीं है। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है आपसे बात करके। जस्ट वांट टू टेल यू दैट्स अ थैंक यू। साइड नोट। थैंक यू। आपके ब्रो कौन थे टीम इंडियन में टीम में? इंडियन टीम में आई मीन ज़हीर मेरे साथ बहुत खेला हुआ है। ज़हीर क्योंकि हम लोग एक ही क्लब से थे, तो जब वो था टीम में तो उससे अच्छी बनती थी। दिनेश कार्तिक था, हम लोग दिनेश, कार्तिक, रमेश पवार। ये मुंबई सीन के लोग हैं, हाँ, मतलब दिनेश दिनेश कार्तिक कार्तिक तो को छोड़ के। तमिलनाडु, हाँ था वो। उसके बाद और कौन था? आई मीन ऐसे तो सभी लोग थे, क्योंकि हमारे टाइम में वो थोड़ा सीनियर जूनियर का था ना काफ़ी, क्योंकि राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, लक्ष्मण, श्रीनाथ, ये बहुत सीनियर कैटेगरी में आते थे। फिर जूनियर थोड़े बहुत नीचे थे, तो सारे जूनियर थे, वो दोस्त ही थे एक तरह से। मुनाफ पटेल, आरपी सिंह, तो वो लोग थे सारे। जहीर खान की खासियत क्या थी? उन्हें इतनी सफलता क्यों मिली? मेहनत? आई थिंक बहुत डिटर्मिन्ड था वो, क्योंकि वो थोड़ा सा पढ़ाई के कल्चर से आया था। इंजीनियर है ना वो? हाँ, इंजीनियरिंग पढ़ रहा था, एंड आई थिंक उसके बाद मुंबई में आया था, और बहुत डिटर्मिन्ड था वो कि भैया मुझे कुछ बनना है। अदरवाइज़ वो 2-3 साल में अगर कुछ नहीं कर पाया तो फिर मुझे फिर पढ़ाई की तरफ जाना होगा। तो ही वॉज़ वेरी वेरी डिटर्मिन्ड, और मेरे ख्याल से वो उसका एक्स फैक्टर था जो ज़हीर खान बना है। क्योंकि वो यहाँ पे मुंबई से नहीं खेल पाया फॉर सम रीज़न, तो फिर वो बड़ौदा चला गया। फिर एमआरएफ पेस एकेडमी में जाके मेरे ख्याल से 4 या 5 महीने बाद मैंने देखा, तो मैंने उसको पहचाना ही नहीं, क्योंकि वो इतना मस्कुलर? मस्क्यूलर बन गया, और ऐसे हो गया कि जैसे इज़ अ डिफरेंट पर्सनालिटी। तो यू कैन इमेजिन कि उसने वो 5-6 साल में 5-6 महीने में कितनी मेहनत की होगी उसने। उनकी बॉलिंग एक्शन में ही डिसिप्लिन दिखती थी। हाँ, Do नहीं, you और बाद में तो उसने बहुत चेंज भी कर ली थी उसने। मेरे को याद है 2006 में जब वो वूस्टर खेलने के लिए गए थे काउंटी क्रिकेट, फिर वो रनअप भी छोटा कर दिया था, और उसके बाद में ही बिकेम अ डिफरेंट बॉलर। जो ज़हीर खान हम बोलते हैं, वो 2006 के बाद तो मतलब एक तरह से वो वसीम अकरम का छोटा वर्जन हम कहें, कि वो स्किलफुल एक तरह से रिवर्स स्विंग कराना और ये वो। बट पहले जब आए थे तो उनका बहुत बड़ा रनअप था, वो बहुत बड़ी जंप थी। बट देन ही रियलाइज्ड कि बॉस, मेरे को अगर लंबा खेलना है तो शायद रनअप छोटा करना पड़ेगा, स्किल सीखना पड़ेगा। तो आई थिंक वो वूस्टर की जो स्टिंट थी उनकी, वो दैट हैज़ हेल्प्ड हिम अ लॉट। कोई ऐसे इंटरनेशनल टीममेट्स थे जो आपके सामने कभी रोए? हाँ हाँ, बिल्कुल। आदमी शायद मेरे सामने नहीं रोता होगा, लेकिन वो प्रेशर बहुत होता है। अ, और मैंने सुना है कि अच्छे अच्छे लोग रोए हैं, मतलब बड़े बड़े दिग्गज। क्योंकि ये गेम ही ऐसा है, टू बी ऑनेस्ट, ये आपको हंसाता कम है, रुलाता ज़्यादा है। हाँ, क्योंकि इवेंचुअली आपको फेलियर्स ज़्यादा मिलती है इस गेम में। अगर आप 10 इनिंग खेलते हो तो उसमें से आप 3 या 4 इनिंग अच्छी खेलोगे, आपको 5 से 6 इनिंग में फेलियर मिलेगी। तो ये गेम ही ऐसा है। तो बिल्कुल अच्छे अच्छे लोग, जहाँ आपके अंदर थोड़ा एरोगेंस आ गया, थोड़ा आप चीज़ें यू नो वो ले लिए कि फॉर ग्रांटेड? वो ग्रांटेड ले लिए, और आपको लग रहा है कि अरे आसानी से हो जाएगा, वहाँ फिर ये गेम आपको दिखाती है अपना रंग। तो बहुत बहुत मुश्किल होता है। फिर आप चाहते हो, आप 10 गुना ज़्यादा मेहनत करते हो और नहीं होता है, तब फिर वो इमोशंस आते हैं बाहर। घमंड देखा है लोगों में? हाँ हाँ, बिल्कुल, बहुत। आई मीन ऐसे नहीं मैं कहूँगा, लेकिन बिल्कुल वो समझ में आता है मेरे को। आई नाम मीन हाँ नाम नहीं हाँ, पूछा बिल्कुल सर। बिल्कुल होता है ऐसे। और वो फिर वो दूसरा साइड भी देखा है, बट उसको टाइम लगता है, बट वो नज़र आ जाता है कि भैया ये थोड़ा दिमाग में चढ़ गई है अभी चीज़ें। एंड देन विद टाइम यू रियलाइज़ कि हाँ बॉस, हो गया ये। अगर एक टीममेट के दिमाग में घमंड ज़्यादा बढ़ रहा है तो दूसरे टीममेट्स उसको कहते हैं कि भाई शांत हो जा? आई थिंक कहते हैं, बट आई थिंक वो असर नहीं करता है, टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि आप वो क्लाउड 9 पे होते हो, परफॉर्मेंस हो रही है, आपको कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं, आपको एडवर्टाइजमेंट मिल रही है, तो कहीं ना कहीं वो आपके आसपास के लोग ही आपको बहुत चढ़ा देते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो वो असर कर जाती है। आई मीन आपके आसपास के लोग बहुत मैटर करते हैं, कि भैया वो आपको थोड़ा ग्राउंडेड रखें, थोड़ा रियलिटी में रखें। वरना अगर आपको गलत दोस्त मिल गए, गलत आपको सोबत मिल गई ना, तो वो आपको हद से ज़्यादा चढ़ा दे। तो हो सकता है अगर आपके अंदर वो काबिलियत नहीं है ग्राउंडेड रहने की, तो फिर आप अपने आप को कुछ समझने लगते हो, और फिर आपका डाउनफॉल आता है। और कभी कभी वो शायद आपको शायद अगला मौका ना मिले, यू नेवर नो। कभी कभी कुछ यंग क्रिकेटर्स को देखकर ऐसा मुझे लगता है कि घमंड आने के बाद भी, डाउनफॉल होने के बाद भी, उन्हें पता नहीं है कि उनका डाउनफॉल हो चुका होता है। आई मीन वो फिर सिलेक्टर बता देते हैं ना, वो तो फिर आप कहाँ खड़े हो पता चल जाता है। आप टीम से बाहर हो, आप नहीं खेल रहे हो जहाँ आपको खेलना चाहिए, या आप नहीं हो टीम के अंदर नहीं हो, परफॉर्मेंस नहीं हो रही है, फिर तो आपको
तो वो तो समझ आ ही जाएगा आपको, कैसे नहीं समझ आएगा। अगर आप फॉर एग्जांपल आप एक पर्टिकुलर लेवल पे खेलना चाहिए, आप वहाँ नहीं खेल रहे हो, आप वो खेल के कहीं नीचे खेल रहे हो, तो फिर आप तो समझिए अगर वहाँ भी नहीं करोगे तो वहाँ से भी निकाले जाओगे, तो वो तो कहीं ना कहीं आपको समझ आ ही जाता है बॉस के ख़त्म है अभी। अतरंगी सवाल है अब, ऊपर वाले का रोल रहता है बैटिंग में? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बैट्समैन को एक बॉल मिलती है आउट होने के लिए। बॉलर को अगर आप 6 बॉल में 4 चौके भी मार दोगे तो अगले 2 बॉल पे 2 विकेट भी ले सकता है वो। लेकिन बैट्समैन अगर कितना भी अच्छा खेल रहा है, वो एक बॉल अगर ख़राब खेल ले तो उसका गेम ख़त्म हो गया वो। जैसे मैंने आपको टेस्ट क्रिकेट बोला ना, इसीलिए कि भैया आप 150 ओवर फील्डिंग कर रहे हो और आप 10 मिनट में आपको पैड पहन के जाना है और आप पहले बॉल पे आउट हो गए। अब आपको फिर जब आपकी टीम मान लो 100 ओवर बैटिंग कर रही है तो आपको उसको बैठ के ताली बजानी है आपको, और फिर आपको फील्डिंग पे जाना है, तो हो सकता है फिर 100 ओवर फील्डिंग करनी है, और फिर आपको मौका मिलेगा और उसमें भी आपका अगर जल्दी आप आउट हो गए तो आप सोचिए कि आपका मेंटल स्टेट क्या होगा भुर्जी। कि भैया मैंने पूरे मैच में किया क्या है, खाली फील्डिंग ही की है और 2 4 10 बॉल खेले हैं। तो ये टेस्ट क्रिकेट आपको वो चीज़ में ले आता है, वो फ्रस्ट्रेशन होती है कि भैया एक बॉल है। तो इसमें सोचिए आप, तो ऊपर वाले का तो रोल होता ही होता है, क्योंकि आपको वो चाहिए कि भैया आप प्ले एंड मिस करे, बॉल मिस करे, शायद एज लगे, कैरी नहीं हो, अंपायर थोड़ा सा फेवर कर जाए फॉर एग्जांपल। अब तो खैर रिव्यू आ गए, अब तो वो भी कम हो गया। फिर अगर आप ख़राब फॉर्म में हो तो आपको थोड़ा 2 3 अच्छे बॉल मिल जाए कि बाउंड्री चले जाए, आपका कॉन्फिडेंस हाई हो जाए। तो बैट्समैन के लिए लाइफ बहुत मुश्किल है, एक बॉल लगता है उसको आउट होने के लिए। ये जो हमने यंग बैट्समैन के नाम लिए ना थोड़े टाइम पहले, एक और बैट्समैन है जिसका नाम मैंने नहीं लिया पर लेना था, इसलिए अब लूँगा उसका नाम, ध्रुव जुरैल। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वो। हाँ, उन्होंने एक्चुअली मैं खुद भी एक्चुअली सरप्राइज हूँ, क्योंकि वो सडनली पिक्चर में आ गए, वो कहीं भी नहीं थे पिक्चर में। तो ये क्रेडिट देना चाहिए जिन लोगों ने उनको स्काउट किया, कि उनको सडनली लेकर आए टेस्ट टीम के अंदर, क्योंकि वो थे ही नहीं। या तो ऋषभ पंत थे या तो के.एस. भरत थे, मेरे ख्याल से के.एल. एक दूसरे विकेट कीपर थे। तो उन्होंने उनको आउट ऑफ नोवेयर लेकर आया और रियलाइज़ किया कि भैया ये काम कर सकता है। और तारीफ़ जुरैल की भी करनी पड़ेगी कि उस तरह से उन्होंने जो टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के सामने वो 90 बनाया, फिर आईपीएल में भी खेल रहे हैं। तो उस लड़के के अंदर भी दम है, और ये दम एक्चुअली उनमें नहीं, ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं। तो बस वो मौका मिलने की बात है। तो सारे ही लोग ऐसे ही हैं, 19-20 हैं, आप बस एक अपॉर्चुनिटी दो। अभी आप जैसे शशांक सिंह फॉर एग्जांपल, उनको मौका मिल गया, उन्होंने परफॉर्मेंस कर दिया। नीतीश रेड्डी को मौका मिल गया, उन्होंने कर दिया। ऐसे कितने प्लेयर हैं, ऐसे कितने हैं जो ऑक्शन में भी नहीं आए। मैं आपको 10 नाम बता सकता हूँ कि बेचारे उनका नाम ही ऑक्शन में नहीं आया। ये ऐसे क्यों होता है सर? ये अब स्काउट्स लोग आपको, भैया उनको ये प्लेयर पसंद आया, उन्होंने इसका नाम दे दिया, उनको ये प्लेयर पसंद आया, ये नाम दे दिया। और स्काउट्स आईपीएल के जो ओनर्स हैं या जो भी लिस्ट आती है, वो बहुत सारे नाम होते हैं। तो फिर आपको एंड ऑफ द डे शॉर्ट लिस्ट करना पड़ता है। तो कई ऐसे खिलाड़ी हैं, मैं आपको बता सकता हूँ, कि जो डिज़र्व करते हैं आईपीएल खेलने के लिए, लेकिन उनको बेचारों को मौका नहीं मिलता। इसलिए ऊपर वाले का बहुत बड़ा रोल बहुत रहता बड़ा, है बहुत बड़ा, क्रिकेट कि के राइट करियर टाइम में। पे आप राइट जगह पे हो, आप अच्छी इनिंग खेल रहे हो, देखने वाला ही कोई नहीं हो, तो क्या कर लोगे। एज अ पॉडकास्टर पता मैंने क्या नोटिस किया इंटरनेशनल क्रिकेटर्स के बारे में, कि आप सारों में ना एक प्योरिटी होती है। डेफिनेटली वो कंपटीशन की वाइब है, इनसिक्योरिटीज़ की बातें होती है, बट एक्चुअली कोर में ना सारे बहुत शुद्ध लोग हैं, ऐसा लगता है फ्रॉम एन आउटसाइड पर्सपेक्टिव। यू डेफिनेटली सेंस कि हाँ ऊपर वाले ने एक रोल प्ले किया है इनकी लाइफ। बिल्कुल बिल्कुल, पता तो चल मैं- जाता है। कोई, मुझे नहीं लगता कोई डिनाई, कोई ये नहीं बोल सकता कि भैया मैंने मेहनत किया हो तो ये आया हूँ। लक मेहनत का- तो है ही, मेहनत के बगैर तो कुछ भी नहीं मिलता है आपको। आप चाहे आपकी फील्ड में क्या आप मेहनत नहीं करते हो, तो मेहनत तो करते हो, लेकिन आपके जैसा पॉडकास्टर और कौन है मुझे बताओ। तो कहीं ना कहीं भगवान ने वो रोल भी तो प्ले किया है ना, कि आपकी चीज़ें हिट हो गई है। जी। तो ऐसे ही क्रिकेटर के भी वही है। जितने ज़्यादा पॉडकास्ट मैं रिलीज़ करता हूँ उतना ज़्यादा मुझे पता चलता है कि ऊपर वाले का रोल बहुत बड़ा बहुत है, बिल्कुल वेरी लक बेस्ड गेम। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैंने जैसे बोला आपको कि भैया मैं अच्छी इनिंग खेल रहा हूँ, लेकिन अगर सिलेक्टर मुझे देख रहा है, जी हाँ जी, या इंडियन कैप्टन वहाँ पर है फॉर एग्जांपल, तो इमेजिन करो कि वो क्या होगा ना मेरे करियर के लिए। अगर मैं अच्छी इनिंग खेल रहा हूँ और देखने कोई नहीं है, कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा है ना। जी जी, तो वो सारी चीज़ें बहुत मैटर करती है कि भैया आप खेल रहे हो, लोग देख रहे हैं, आपको राइट अपॉर्चुनिटी मिल गई, राइट टाइम पे आपको कप्तान ने बॉलिंग दे दी, राइट टाइम पे आपकी बैटिंग आ गई, आपने परफॉर्मेंस कर दिया, सारी दुनिया देख रही है।
तो आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हो, और कुछ लोगों को वो नहीं मिलता है मौका फॉर वट एवर रीज़न। जी जी जी। तो ये सारी बहुत फैक्टर्स, बहुत आप मेहनत करते रहो सही तरह से, अगर आपकी किस्मत में है तो वो रास्ता बन जाएगा अपने आप। सर बैटिंग के बारे में और थोड़ा बात करते हैं। हम्म टू बिकम द हाईएस्ट रन स्कोरर एवर इन रणजी, आपने अमोल मुजुमदार का रिकॉर्ड तोड़ा। हम्म आप उनके साथ खेले भी हो। हम्म फुटबॉल में एक फ्रेज है, स्ट्रीट्स वोंट फॉरगेट, यानी कि कुछ ऐसे खिलाड़ी होते हैं जिन्हें फैंस कभी भूलेंगे नहीं। आप भी उस लिस्ट में शामिल हो। कुछ स्पेशल रहता है कुछ खिलाड़ियों के बारे में, जैसे आपकी ब्यूटी थी, आर्टिस्ट्री इन क्रिकेट। अमोल मुजुमदार इंडिया के लिए खेले नहीं, फिर भी उनका नाम मेरे जनरेशन के हर फैन ने सुना है, क्योंकि एट वन पॉइंट ही वॉज कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट बैट्समैन टू नॉट गेट अ चांस फॉर इंडिया। कभी उनसे बात हुई है इसके बारे में? हाँ हाँ बिल्कुल, हम तो बहुत साल खेले हैं एक्चुअली। मैं 96 में मैंने मुंबई के लिए डेब्यू किया, उन्होंने शायद 93 में किया था, मेरे 3 साल पहले। उसके बाद से लेके मैं 2011 या 12 में शायद उन्होंने छोड़ा जी। वो दूसरी स्टेट में गए खेलने। तो हम लोग तो स्लिप में साथ ही खड़े होते थे, वो फर्स्ट स्लिप में, मैं सेकंड स्लिप में, प्लस दोस्ती भी अच्छी थी। उनका बैड लक ये था कि वीवीएस लक्ष्मण, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर उनके ही फेज, उनके टाइम में खेल रहे थे। आई मीन सचिन तो उनसे पहले थे, बट लक्ष्मण और गांगुली और राहुल द्रविड़ ये उनके बैच के प्लेयर थे। और उस वक्त कैसे था कि उस वक्त आपके पास बहुत कम अपॉर्चुनिटी मिलती थी। एक रणजी ट्रॉफी आप खेलते थे, रणजी ट्रॉफी में आपने रन बनाया तो आपको दिलीप ट्रॉफी मिलती थी जो जोनल होती थी, वेस्ट जोन, नॉर्थ जोन, साउथ जोन। फिर आप वहाँ पे रन बनाते थे, फिर आपको शायद ईरानी ट्रॉफी जो रणजी ट्रॉफी चैम्पियंस वर्सेस इंडिया की जो टीम बनती थी एक, उसमें चांस मिलता था। और अगर कोई ओवरसीज़ टीम आई तो आपको बोर्ड प्रेसिडेंट या इंडिया ए की टीम होती थी, उसमें मौका मिलता था। तो अनफॉर्चुनेटली फॉर अमोल कि वो उनका कभी उस मैच में रन नहीं बना। और एक बार राहुल द्रविड़ ने वहाँ पे 100 बना दिया, लक्ष्मण ने रन बनाया, तो वो सीरीज़ जो होती थी ना, तो वो बेचारे वो मेहनत करके आते थे, रन बना के आते थे, फिर वो एक मैच में रन नहीं बने फॉर सम रीज़न। और फिर लक्ष्मण पिक हो गए इंडियन टीम में, उन्होंने रन बना दिया। सौरभ पिक हो गए, उन्होंने डेब्यू में 100 बना दिया। राहुल द्रविड़ डेब्यू में 95 बना दिया, और वो डोर कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्लोज हो गया। तो बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, डिज़र्व करते थे इंडिया के लिए खेलना, क्योंकि बहुत डिटर्मिन्ड क्रिकेटर थे। एक मुंबई का जो खड़ूस बोलते हैं ना कल्चर वो था उनके अंदर कि भैया रन बनाना है नो मैटर वॉट, चाहे जैसी सिचुएशन दे दो, खेलना है, रन बनाना है, फाइंड अ वे टू स्कोर रन्स। और वो ज़िद भी थी, हार्ड वर्किंग भी थे, सारा कुछ था। शायद वो किस्मत में नहीं लिखा था कि खेलना है इंडिया के लिए। यहाँ भी ऊपर वाले का रोल। बिल्कुल बिल्कुल। कैन यू कंपेयर हिम टू अनदर बैट्समैन टू एक्सप्लेन कि वो कैसे थे, क्योंकि बहुतों ने उन्हें टीवी पर खेलते हुए नहीं देखा है। मुझे लगता है बहुत राहुल द्रविड़ की बहुत मुझे याद दिलाते हैं। वो टेक्निकली भी करेक्ट थे, उसी तरह का अंदाज था खेलने का। राहुल द्रविड़ जो शुरू में थे, जो टाइम लेके खेलते थे, जी जी जी, थोड़ा वनडे में शुरू में स्ट्रगल किया था। अमोल मुजुमदार भी उसी तरह के थे कि वो टफ मोमेंट्स में ग्राइंड करना उनको आता था, एंड देन ही इवेंचुअली गो ऑन एंड गेट अ बिग स्कोर। राहुल द्रविड़ जैसे थे, बट राहुल द्रविड़ ने ऑब्वियसली वो अपने गेम को एलिवेट किया, आगे ले गए। अमोल क्योंकि फर्स्ट क्लास क्रिकेट में तो वो करते ही थे, वनडे में भी रन बनाते थे, बट वो ऊपर के लेवल में अपॉर्चुनिटी नहीं मिली ना उनको। अगर वो वहाँ मिल जाती तो ऑब्वियसली उनको भी मौका मिलता वो अपना गेम एलिवेट करने का। उनको भी पता चलता है कि मेरे को ये गेम डेवलप करना है या ये करना है। आप खेलोगे नहीं तो आप कैसे डेवलप करोगे। काश IPL 90s में शुरू होती। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आई मीन बहुत सारे ग्रेट क्रिकेटर्स होते हैं जो बहुत पैसों में बिकते हैं। अब ये ऐसा होता तो वैसा होता तो ऐसे तो फिर आप 60s में बोल सकते थे, 70s में बोल सकते थे। इमेजिन करो कपिल देव जैसे खिलाड़ी कैसे क्या कीमत में बिकते थे, जो बैटिंग बॉलिंग दोनों करते हैं। तो जिस वक्त जो है उस वक्त आपको करना है। अभी आगे की जनरेशन को तो हो सकता है और कम मेहनत में बहुत कुछ मिलेगा, तो उसके लिए हमको थोड़ी रोना चाहिए, उनकी किस्मत है ये। जब आप इंडियन टीम में खेल रहे थे तो आपका कौन सा टीममेट था जिसे देखकर लगा कि यार ये फ्रीक ऑफ नेचर है, ये ऐसे लोग बनते नहीं, सचिन तेंदुलकर के अलावा? आई थिंक युवराज थे एक। युवराज के अंदर जो पावर थी, लक्ष्मण के अंदर थी वो चीज़, लक्ष्मण आर्टिस्ट्री एक तरह से कहें, जो जिस तरह से वो खेलते थे, कुछ इनिंग्स जो उन्होंने खेले वो मुझे लगता है कि फ्री की है बिल्कुल। 281 जो जी जी जी, कोलकाता में बनाई,
उसके अलावा बहुत सारी एक पर्थ में उन्होंने 96 बनाया था, डरबन में एक 97 बनाया था जो इंडिया ने जीती है टेस्ट मैच। तो जब बहुत सारी मुश्किलें आती थी वहाँ पे लक्ष्मण ने रन बनाए हैं। तो समवेयर मुझे ऐसा लगता था कि वो इस कंडीशन में रिलिश करते थे जबकि इंडिया डाउन है, इंडिया को ज़रूरत है, 4-5 विकेटें गिर चुकी हैं। तो लक्ष्मण वॉज दैट गाय हु यूज्ड टू स्टैंड अप इन दोज ओकेजन्स। उनकी पर्सनैलिटी कैसे थी? बहुत बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग हैं, वेरी अप्रोचेबल, पढ़े लिखे ख़ानदान से हैं बहुत। उनके फादर मदर मेरे ख्याल से दोनों ही डॉक्टर है, शायद उनका भाई भी डॉक्टर है, और आई थिंक वो भी शुरू में मेडिसिन ही पढ़ने की उनकी वो तैयारी थी। वाह। हाँ, तो बहुत पढ़े लिखे कल्चर से आए, बहुत सोफिस्टिकेटेड आदमी है, वेल स्पोकन, वेल रेड। राहुल द्रविड़ इज़ वेरी सिमिलर, पढ़ी लिखी फैमिली से है। तो लक्ष्मण बहुत लाइकेबल पर्सन है, आई मीन बहुत हेल्पफुल भी है नेचर से, एंड समथिंग टू लाइक अबाउट हिम। जैसे आपने कहा कि जब आप खेल रहे थे इंडिया के लिए तो एक यंगस्टर्स का ग्रुप था और साइड में सीनियर्स का ग्रुप था। सीनियर्स हमेशा सीरियस बातें ही करते थे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं था, रिलैक्स था माहौल? हाँ बहुत बहुत। सौरभ बहुत ही अच्छे थे, बहुत हेल्प करते थे यंगस्टर। और सौरभ का मुझे लगता है कि ये इंडियन टीम को इंडियन टीम बनाने में सौरभ गांगुली का मुझे लगता है बहुत बड़ा हाथ है। वो 2000 से जब उन्होंने कप्तानी ली उसके बाद जो इंडियन टीम बनी उसमें सौरभ गांगुली का बहुत बड़ा हाथ है कि लॉकर रूम का माहौल बदल दिया। माहौल भी बदल दिया, और उन्होंने जो प्लेयर्स को बैक किया एक तरह से, चाहे वो ज़हीर खान हो, वीरेंद्र सहवाग हो, युवराज सिंह हो, हरभजन सिंह हो, उन्होंने अपने टर्म्स पे कप्तानी की। और इंडिया से बाहर जाके जो खेलना जो सीखा और जीतना सीखा, वो मुझे लगता है उसमें सौरभ गांगुली का बहुत बड़ा हाथ है। युवराज सिंह कैसे रहते थे? युवराज सिंह बहुत बहुत फ़नी है एक्चुअली। युवराज सिंह हरभजन सिंह ये जो जोड़ी है बहुत फ़नी है। आई मीन भज्जी तो बहुत ही फ़नी है टू बी ऑनेस्ट, बट युवराज जब तक आप उनको जानते नहीं हो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हाँ इंटिमिडेटिंग है थोड़ा सा, बट वंस यू नो हिम इज़ वेरी नाइस, वेरी नाइस। और बहुत अगेन इंडिया के जो 2 वर्ल्ड कप है, इमेजिन उसमें के मैन ऑफ द टूर्नामेंट है। आई मीन इमेजिन द क्लास ऑफ द पर्सन के 2, और इसके पहले जो अंडर 19 वर्ल्ड कप है उसके भी मैन ऑफ द टूर्नामेंट थे वो। तो इज़ अ मैन फॉर बिग ओकेशंस। शायद वो उतनी क्रेडिट उनको नहीं मिलती है, बट 2007 T20 वर्ल्ड कप के वो मैन ऑफ द टूर्नामेंट है। 2011 और ख़ास करके वो कैंसर के थ्रू गुजर रहे थे, उसका मैन ऑफ द टूर्नामेंट गोज़ ऑन टू शो के मतलब क्या लेवल का वो प्लेयर था। कहीं ना कहीं टेस्ट क्रिकेट में वो उतना अचीव नहीं कर पाए जितना करना चाहिए था, जितना उनकी एबिलिटी और टैलेंट था उनका, बट वाइड बॉल क्रिकेट का ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर। नाम लिए बिना आपने इंडियन ड्रेसिंग रूम में झगड़े देखे हैं? नहीं, मैंने नहीं देखे, मेरे रहते तो नहीं देखे। शांत माहौल था? बहुत अच्छा माहौल था, हाँ। डिबेट्स होते थे? आई मीन हेल्थी डिबेट, ऐसे झगड़ा वगड़ा तो मुझे याद नहीं है कि किसी भी बात पे, क्योंकि मैंने कहा ना कि सारे अनिल कुंबले, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, लक्ष्मण, द्राविड, चवागल श्रीनाथ उससे पहले मेरी पहली सीरीज़ में थे। दे वर ऑल पढ़े लिखे लोग, बहुत शांत, और एक यंगस्टर्स के लिए बहुत रोल मॉडल थे एक्चुअली। दे वुड मेक लाइफ कंफर्टेबल फॉर एनी यंगस्टर। ऐसा नहीं था कि भैया ऑकवर्ड है बहुत, आप बात ही नहीं कर सकते, आप बैठ ही नहीं सकते। बहुत बार सचिन के साथ लोग डिनर करने जाते थे। आई मीन सचिन, भज्जी, यूवी, जैक, ये तो बहुत यंग है ना, तो ये तो इनका एक ग्रुप होता था। सौरभ सेम, राहुल द्रविड़ सेम, तो बहुत बहुत अच्छा कल्चर था उस वक्त। सहवाग सर ने शो पे बताया था कि तब थोड़ी बहुत मतलब जस्ट वेट ट्रेनिंग कुछ लोग करते थे तब। आपका एक इंटरव्यू देखा मैंने इस पॉडकास्ट से पहले, आपने कहा कि आपकी ट्रेनिंग लॉन्ग इनिंग्स की वजह से होती थी। यूज्ड टू प्ले वेरी लॉन्ग इनिंग्स और नॉट फोकस टू मच ऑन फिजिकल फिटनेस। सहवाग ने ये भी कहा कि जिम में सचिन तेंदुलकर सबसे स्ट्रांग थे, एटलीस्ट नेचुरली स्ट्रांग थे वो। ये लोग डिस्काउंट कर देते सचिन तेंदुलकर के बारे में। नहीं, वो नेचुरली स्ट्रांग थे। इनफैक्ट सचिन ने कभी कभी खुद भी बताया कि वो अपने बचपन के सालों में वो 50-100 पुशअप्स मारा करते थे, और वो क्या बोलते हैं स्क्वाट्स किया करते थे, जस्ट टू कि भैया मेरे 4 आर्म स्ट्रांग हो जाए, या डंबल लेके 4 आर्म्स कर रहे थे। तो वो अपने आप करते थे जस्ट टू मेक हिम स्ट्रॉन्गर, कि भैया मेरे शॉट में पावर होनी चाहिए। ये कल्चर आया जब 2000 में जब एंड्रू लीपस इंडिया के फिजियो बन के आए, जॉन राइट आए,
वहाँ से थोड़ा सा ये कल्चर चेंज हुआ कि भैया क्या जिम में भी थोड़ा टाइम लगाना है, वरना पहले ऐसे कल्चर था कि भाई जिम बना लोगे बॉडी टाइट हो जाएगी, स्टिफ हो जाएगी, तो वो राइट प्रोसेस नहीं पता था लोगों को कि भैया ये करके हम खेल सकते हैं। तो वो वहाँ से शुरू हुआ कि भैया फिर फिटनेस पे थोड़ा जोर आने लगा, और मुझे लगता है कि अब वो अलग लेवल पे पहुँच गया बिकॉज ऑफ विराट कोहली, क्योंकि विराट कोहली ने जो कल्चर चेंज किया है वो 2012 के बाद में जो उन्होंने अपने आप को चेंज किया है, और बहुत सारे लोग अब उनको देख के फॉलो करते हैं फिटनेस, और इंडिया की जो फील्डिंग इंप्रूव हुई है, इंडिया का जो परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ है, बहुत क्रेडिट मुझे लगता है विराट कोहली पे जाता है। अब किंग्स 11 पंजाब के बैटिंग कोच थे, हम्म। आप में क्या बदला उस स्टिंट के दौरान, क्या जाना? आई थिंक आप ऑब्वियसली वो मेरे लिए थोड़ा सा नया चैलेंज था, क्योंकि आप इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ वो कर रहे हो, डील कर रहे हो, तो मैं ऐसे थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल हूँ टू बी ऑनेस्ट। बहुत रिजिड नहीं हूँ कि भैया ऐसे ही होना चाहिए, कोचिंग में वैसे ही होना चाहिए। मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कि जो इंडिया के अनकैप प्लेयर्स थे या जो इंडियन प्लेयर्स हैं, क्योंकि जो फॉरेन प्लेयर्स आते हैं उनको तो पता है उनको क्या करना है, क्योंकि उनके स्टेक बहुत हाई है, उनके ऊपर पैसा लगा हुआ है, और आप आते हो आईपीएल से 10 या हफ्ता भर पहले आप आते हो, कैंप आपका शुरू होता है, तो वहाँ पर आप क्या ही काम कर लोगे, कि क्या आप ऐसा बता दोगे टेक्निकल स्टफ के भैया वो, और वो बताना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उतने टाइम में तो आप कुछ चेंज भी नहीं कर सकते। आप कोशिश करते हो कि भैया उनको अपना रोल बता दो कि आपको ऐसे खेलना है, आपका ये नंबर पे आपने बैटिंग करनी है और हम ऐसा खेलने वाले। बट काम करने की चीज़ होती है कि जो अनकैप प्लेयर्स है कि भैया उनको कंफर्टेबल फील कराओ, उनको रेडी रखो आप, कि भैया जब आपको मौका मिलेगा तो आप रेडी हो। इंटरनेशनल प्लेयर्स को तो पता है कि उनको क्या करना है, क्योंकि उनके लिए तो सब कुछ है ना, क्योंकि वो परफॉर्मेंस करेंगे तो नेक्स्ट ईयर उनको ऑक्शन में ज़्यादा पैसे मिलेंगे। बट इंडियन प्लेयर्स जो होते हैं, चाहे वो कैप प्लेयर्स हो या अनकैप प्लेयर्स हो, उनके लिए ये सबसे बड़ा स्टेज है। यहाँ से इंडियन टीम में आपको जाने का मौका है, यहाँ से आके आपको नाम बनाने का मौका है, तो आप उनको कोशिश करते हो कि भैया इनको तैयार रखो, इनको कंफर्टेबल रखो, क्योंकि वो थोड़ा सा आईपीएल का एक और भी रहता है ना जी। कि भैया बहुत प्रेशर है, मुझे यहाँ परफॉर्मेंस करना है, हर प्लेयर इससे गुजरता है। तो आप कोशिश करते हो उनसे बात करके कि भैया उनको कंफर्टेबल करो, उनको तैयार रखो, उनको जो चाहिए उनको दो, कि भैया आपको कितनी बैटिंग। कोई बैट्समैन होता है जिसको घंटा भर बैटिंग करना पसंद है, कोई होता है जो 15 मिनट में खुश हो जाता है, तो ये हर तरह के लोग हैं। तो उसको क्या चाहिए आप उसको दो, उसको कंफर्टेबल कराओ, एंड देन होप कि वो लड़के डिलीवर करे। किसी आईपीएल के टीम के सक्सेस में कोचिंग का कितना बड़ा रोल रहता है? बहुत बड़ा रोल है। आई फील आप जितना चीज़ें आसान करते हो प्लेयर्स के लिए, उनका रोल कंफर्टेबल करते हो, और जितना इजीली उनको बता देते हो कि भैया हम आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप खेलिए बिंदास। बट अगेन बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है रिजल्ट पे भी। अगर आप मैचेस हार रहे हो तो आपको फोर्सफुली चीज़ें चेंज करनी पड़ती है, आपको प्लेयर्स बिठाने पड़ते हैं जो आप नहीं चाहते हो, राइट कॉम्बिनेशन ढूंढना पड़ता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आरसीबी इस सीज़न पहले आठ मैच, वो 8 में से एक ही मैच जीती थी, 7 मैच हार गई थी। तो भैया ये प्लेयर चेंज करके देख लिया, कैमरून ग्रिड को 3 पे खिला लिया, फिर 5 पे खिला लिया, पटीदार को यहाँ खिला लिया, फिर अनुज रावत को ऊपर खिलाया। आप वो कॉम्बिनेशन ढूंढते रहते हो, तो जब आप हारते हो तो फिर वो डाउट्स आने लगते हैं कि भैया ये भी कर लें वो भी कर लें। आप जीतते हो तो वो चीज़ें आसान हो जाती, आपकी जो ड्रॉबैक्स भी है वो छुप जाती। लेकिन अब जाके जब उनको पता चला कि भैया ये 2 स्पिनर हमारे हैं, अब सिराज भी फॉर्म में आ गया है, विल जैक्स ने नंबर 3 पे अच्छा खेल लिया, मैं जस्ट आरसीबी के एग्जांपल दे रहा हूँ। तो फिर जब वो प्लेयर परफॉर्मेंस करने लगते हैं तो चीज़ें आसान हो जाती है। लेकिन आप हार रहे हो तो आपकी बहुत ही बेस्ट आइडिया हो वो भी नहीं चलती है, तो ऐसा लगता है अरे ये क्या कर रहे हैं। तो बहुत कुछ डिपेंड करता है रिजल्ट के ऊपर। आप सीक्रेटली आरसीबी को सपोर्ट करते हो क्या, क्योंकि आप खेले हो? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं ऑब्वियसली मैं सच कहूँ तो मेरा जो बम्बई में पहला घर है ना, वो आरसीबी के पैसों से बना है, तो वो ऑब्वियसली वो तो रहेगा ही, क्योंकि बहुत बाद में जाके मैंने बम्बई में घर लिया, तो वो आरसीबी का तो मुझे ऐसा लगता है कि फेवर है ही। बट नहीं, मुझे लगा कि ये सीज़न उनकी स्टोरी बहुत कमाल की रही है, क्योंकि मैं हाफ सीज़न में मुझे ऐसा लगा कि नंबर 10 आरसीबी श्योर है, चाहे कुछ हो जाए, क्योंकि वो उनके पास वो प्लेयर ही नहीं थे। फास्ट बॉलिंग में ऐसा लग रहा है कोई नहीं है, सिराज आउट ऑफ फॉर्म है, स्पिनर कोई नहीं है, कोई इंटरनेशनल क्वालिटी स्पिनर नहीं है, प्लस मैक्सवेल रन नहीं बना रहे, सिर्फ कोहली रन बना रहे, फाफ आउट ऑफ फॉर्म था। कैमरून ग्रीन, मुझे ऐसा लगा कि वो ट्रेड अननेसेसरी था मेरे ओपिनियन में, क्योंकि मुझे लगा नहीं था कि उनकी ज़रूरत है, तो कहीं ना कहीं चीज़ें नहीं थी, तो ऐसा लगा। बट जो टर्न अराउंड हुआ
हैज़ सरप्राइज मी। तो आई मीन जैसे मैंने कहा ना कि रिजल्ट पे बहुत चीज़ें डिपेंड करती है। अगर चीज़ें आप मैच जीत गए तो आप वही चीज़ों की तारीफ़ करने लगते हो पोस्ट मैच में, और अगर आप हार गए तो फिर आप वो कुरेदने लगते हो जो चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें होती है, तो रिजल्ट पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। 2 सवाल बचे हैं इस पॉडकास्ट में। पहला सवाल ये है कि ये जो केकेआर का टर्न अराउंड हुआ है, जहाँ फर्स्ट पोजीशन तक पहुंच गए थे डोमिनेटिंग, आरआर के बारे में मैं बात नहीं करना चाहूँगा क्योंकि वो बहुत वेल बिल्ट टीम है। केकेआर को बहुतों ने चांस भी नहीं दिया था, they've come through. Is it just a गौतम गंभीर फैक्टर अकॉर्डिंग टू यू? काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लगता है, काफ़ी हद तक, क्योंकि बाहर से ये देख के मुझे ऐसा लगता है कि मेजॉरिटी ऑफ द डिसीजन गौतम गंभीर ले रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। और ये होना चाहिए। ये नहीं होता है फ्रेंचाइज क्रिकेट, क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं रह चुका हूँ उस कल्चर में। आपके पास 7-8 कोच होते हैं, सपोर्ट स्टाफ बड़ा होता है, कैप्टन वाइस कैप्टन होता है, तो बहुत दिमाग लगते हैं डिसीजन लेने में। और वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं चीज़ें ख़राब कर देता है। जब एक आदमी हो और वो डिसीजन ले रहा है, चाहे राइट चाहे रॉन्ग, तो चीज़ें थोड़ी आसान होती है। आप ओपिनियन लो सबका, लेकिन डिसीजन लेने वाला बंदा एक हो। ये चीज़ सीएसके में भी होती है, एमएस धोनी ये चीज़ करते हैं, बट बहुत फ्रेंचाइज मुझे लगता है ये गड़बड़ करती है कि टू मैनी, बोलते हैं ना कुक्स मेक अ मैस ऑफ द मील, तो वैसे ही है। तो शायद वो देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि ही इज़ टेकिंग द डिसीजंस एंड ही ऑब्वियसली ओन्स अप टू इट, कि वो राइट हो या रॉन्ग, वो ऐसा नहीं कि वो किसी और पे ब्लेम डालेंगे। वो वैसी पर्सनालिटी नहीं है गौतम गंभीर की। और उसी वजह से शायद उन्होंने फिल सॉल्ट को अपॉर्चुनिटी दी, सुनील नारायण को खिलाया, क्योंकि रहमानुल्लाह गुरबाज ने इतना ख़राब परफॉर्मेंस नहीं किया था लास्ट सीज़न, बट ही मेड श्योर कि फिल सॉल्ट खेले और सुनील नारायण खेले। और भैया अगर वो फेल भी होते हैं तो विल गिव देम एक्सटेंसिव रन। तो वो कहीं ना कहीं वो नज़र आता है। और उनकी टीम में थोड़ा सा वीकनेस गोइंग इनटू दिस आईपीएल ऑक्शन, ऐसा लग रहा था कि फास्ट बॉलिंग थोड़ी वीक है। दे वेंट आफ्टर मिचेल स्टार्क, जो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन अवेलेबल था। इंडियन जो प्लेयर्स हैं, हर्षित राणा हो गया या फिर जो भी है, वो उनके पास अच्छा पूल आ गया। तो आई थिंक कहीं ना कहीं वो देख के ऐसा लगता है ही इज़ द आर्किटेक्ट। इनफैक्ट जितने भी रिसेंट सीजन्स रहे हैं, आई फील कि नॉकआउट्स कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि क्या होने वाला है, सिवाय कि सीएसके विल हैव सम सक्सेस। वो एक प्रिडिक्टेबल प्रेडिक्शन है, पर नॉकआउट्स अनप्रिडिक्टेबल होते हैं कुछ हद तक। लीग स्टेज में जो 4 टीम्स क्वालिफाई होते हैं, हमेशा उन चारों में 1 या 2 टीम में यही सोलो डिसीजन मेकिंग दिखाई देती है। फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर आशीष नेहरा, उसके पहले भी आशीष नेहरा विद जीटी, इस साल गौतम गंभीर, फिर रोहित शर्मा इन मुंबई इंडियंस, और अब क्योंकि रोहित शर्मा कैप्टन नहीं है, शायद यही हो रहा है, टू मेनी कुक्स। और ये टू मेनी कुक्स कब होता है? जब आपका कप्तान उस तरह से डिसीजन नहीं लेता है, तब ये होता है। जब आपका कप्तान उतना फर्म हो, आई डोंट थिंक रोहित शर्मा भी उस कैटेगरी में आते, क्योंकि आई थिंक उनका जो कोचिंग स्टाफ है वो भी बहुत क्वालिटी कोचिंग स्टाफ है। तो उनको वो मैचअप्स और वो एनालिस्ट वो सारा बताता है, बट ऑब्वियसली वो ग्राउंड पे तो डिसीजन आपको लेना होता है। बट जब आप बिल्कुल क्लियर होते हो कि हाँ मुझे ये करना है, वो एबिलिटी जिस कप्तान में होती है, दे समटाइम्स गो थ्रू। वो जब टफ मोमेंट्स आते हैं, तो जब आप उस तरह के कप्तान मिलते हैं, चाहे वो रोहित शर्मा हो, धोनी हो, गंभीर हो, तो आपको हेल्प करता है। ओके, और आखिरी सवाल आज के पॉडकास्ट में सर, आर यू हैप्पी विद द वर्ल्ड कप स्क्वाड? मैंने एक्चुअली जो टीम बनाई थी सोशल मीडिया पे मैंने डाली थी, पता नहीं आपने देखी कि नहीं देखी। मेरे 15 जो प्लेयर थे उसमें से एक ही चेंज हुआ है। मेरी टीम में रिंकू सिंह थे और अक्षर पटेल नहीं थे। एंड आई अंडरस्टैंड, क्योंकि वो जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी रोहित शर्मा की, कि उन्होंने कहा था कि उनको 4 स्पिनर चाहिए थे, क्योंकि शायद हो सकता है कि वहाँ पे वो कंडीशंस वैसे मिलेगी। एंड आई टोटली अंडरस्टैंड दैट कि वो क्यों ऐसे सोच रहे होंगे, क्योंकि शायद कहीं ना, जब आप जो फॉरेन टीम्स के सामने खेलोगे, चाहे वो न्यूजीलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, जो स्पिन थोड़ा सा रिलेटिवली इतना अच्छा नहीं खेलती, वहाँ शायद आप देखोगे कि वहाँ 3 स्पिनर खेलते हुए नज़र आएंगे आपको। तो आई अंडरस्टैंड। और कहीं ना कहीं वो कुलदीप और चहल को आप शायद नहीं खिला पाओ, क्योंकि उस वजह से, क्योंकि आपकी बैटिंग बहुत लंबी नहीं रहती, आपकी टेल लंबी हो जाती है। आप जडेजा और अक्षर के साथ वो कर सकते हो, क्योंकि वो दोनों ऑलराउंडर है। तो आई अंडरस्टैंड वेयर इज़ कमिंग फ्रॉम।
रिंकू सिंह के लिए थोड़ा डिसअपॉइंटेड ज़रूर था कि उसने जिस तरह से आईपीएल के पहले परफॉर्मेंस किया, आई डोंट थिंक ही डिड एनीथिंग रॉन्ग टू गेट ड्रॉप्ड, बट ये अगर टीम के अंदर 16 प्लेयर होते तो शायद 16वां प्लेयर रिंकू सिंह 100% होता, बट बिकॉज ऑफ द 15 प्लेयर और वो 4 आपको स्पिनर चाहिए थे, आई कैन अंडरस्टैंड कि वो डिसीजन उन्होंने क्यों लिया। और वो शिवम दुबे ने पिप क्यों किया रिंकू सिंह, क्योंकि वो बॉलिंग कर सकते हैं। अगर आप देखते हैं कि शिवम दुबे और रिंकू सिंह दोनों बॉलिंग कर सकते हैं और दोनों एक तरह के खिलाड़ी होते तो भी शायद रिंकू सिंह जाते टीम में, बट शिवम दुबे ने उनको शायद इसलिए वो आउट प्ले किया क्योंकि वो बॉलिंग डाल सकते हैं, वो इंडिया को 6th बॉलिंग ऑप्शन दे सकते हैं। आपको लगता है शिवम दुबे विल बी इन स्टार्टिंग 11? बिल्कुल, और होना चाहिए मेरे हिसाब से तो। और स्ट्रेट अवे आफ्टर द पावर प्ले 6th या 7th ओवर, जैसे 6th ओवर के बाद से एनी टाइम द विकेट फॉल्स शिवम दुबे वहाँ पर आना चाहिए, बिकॉज ही इज़ दैट एक्स फैक्टर प्लेयर। जी, आपको उनको बैक करना चाहिए क्योंकि वर्ल्ड कप में कोई इम्पैक्ट सब नहीं है। इस बार तो हमने देखा कि इम्पैक्ट सब की वजह से कि भैया उनको किसी ने स्पिन नहीं डाली, बट वर्ल्ड कप में नहीं है। वर्ल्ड कप में तो 11 और 11 का मैच है, तो वो स्पिन तो डाली जाएगी वहाँ पे, और वो स्पिन के खिलाफ बहुत कमाल प्लेयर है और वो चीज़ें बदल सकते हैं। अगर जिस तरह से आप चेन्नई की बात करते हो, ये चेन्नई की टीम इतनी कम्पिटिटिव क्यों रही, क्योंकि वो शिवम दुबे ने उस तरह के नॉक्स खेले हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको ऋषभ पंत से आगे शिवम दुबे को खिलाना चाहिए। एंड संजू सैमसन टू कीप? नो, आई विल प्रोबब्ली स्टार्ट विद ऋषभ पंत, बट आई विल नॉट बैट हिम अहेड ऑफ शिवम दुबे, स्पेशली आफ्टर पावर प्ले, जैसा मैंने अभी कहा। बट शायद आप ऋषभ पंत से पहले स्टार्ट करोगे क्योंकि वो एक लेफ्ट हैंडर का फैक्टर भी आता है, एंड ऋषभ पंत इज़ अ मैच विनर। तो आई थिंक जिस फॉर्म में उन्होंने आईपीएल खेला है, आई विल प्रॉब्ली स्टार्ट विद ऋषभ पंत। आपका स्टार्टिंग 11 क्या है सर? मेरा मैंने बताया हुआ है। आई मीन अब मैं सोच रहा हूँ कि यशस्वी जायसवाल और विराट कोहली टू ओपन, इट्स नॉट अ बैड ऑप्शन। सूर्य कुमार यादव एट 3, रोहित शर्मा एट 4, शिवम दुबे एट 5, ऋषभ पंत एट 6, हार्दिक पांड्या एट 7, रविंद्र जडेजा एट 8, कुलदीप यादव एट 9, बुमराह एट 10 एंड सिराज एट 11। ओके, दैट इज़ माई 11। कूल। संजू सैमसन को चांस मिलेगा टूर्नामेंट में? आई मीन ये डिपेंड करता है पाकिस्तान गेम कैसा जाता है उसके बाद, क्योंकि बाकी सारे गेम तो ऑब्वियसली वो इतने टफ नहीं है। मेन गेम है वो 9 तारीख वाला गेम है, तो उसके बाद पता चलेगा। बट आई थिंक इंडिया को थोड़ा सा कंसिस्टेंट स्क्वाड खिलाना चाहिए। आई वी शुड नॉट चॉप एंड चेंज टू मच। अगर आप ऋषभ पंत को बैक कर रहे हो तो यू बैक हिम ऑल द वे, अनलेस आपको लगता है कि, क्योंकि जनरली संजू सैमसन नंबर 3 पे खेलते हैं जी, वहाँ पे शायद आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी क्योंकि वहाँ सूर्या खेलेगा वो 3 नंबर पे और ऊपर 2 ओपनर है, तो शायद जो प्रेफरेबल नंबर है संजू सैमसन का वहाँ आप उसको नहीं खिला पाओगे, तो बेटर है कि आप ऋषभ पंत को खिलाओ। ओके। डू यू थिंक यशस्वी विल एंड एज अ टॉप 10 ऑल टाइम इंडियन बैटर? उसके पास वो क्वालिटी है और उसने ये अपने छोटे से करियर में दिखाया है, बड़े बड़े स्कोर बना के और आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेल के। अगेन लॉट ऑफ इट डिपेंड्स के यू नो वेदर ही कीप्स हिज हेड ऑन द शोल्डर, हाउ ही कैरीज हिमसेल्फ। इतने जो डिस्ट्रैक्शन की मैंने बात की, तो इट्स अ लॉन्ग जर्नी, ये इतना आसान नहीं है। पोटेंशियल होना और वो परफॉर्मेंस करना इज़ 2 डिफरेंट थिंग। तो हाउ ही कैरीज हिमसेल्फ, हाउ ही परफॉर्म्स इन कमिंग चैलेंजेस, अब इंडियन टीम ऑस्ट्रेलिया जाएगी या साउथ अफ्रीका जाएगी, वहाँ कैसे खेलता है, तो ये सारी चीज़ें तो तब बताएगी। बट उसके पास वो चीज़ है, वो वन ऑफ द ग्रेट्स बन सकता है। क्या हम ये वर्ल्ड कप जीतेंगे? जीत सकते हैं, बिल्कुल ये टीम है, प्रोवाइडेड हम वो फियरलेस क्रिकेट खेलें। हम वो टिमिड क्रिकेट नहीं खेले जो हम थोड़ा सा T20 में स्पेशली खेला है। अगर हम वो फियरलेस क्रिकेट खेलेंगे और अगर थोड़े बहुत हिकअप्स आते हैं, वी शुड नॉट वरी अबाउट इट, एज अ फैन ऑल्सो एंड एज अ कंट्री ऑल्सो। जो हमने इमोशन की बात की जी, कि अगर थोड़ा बहुत 19-20 होता है, सो इट्स ओके, यू नो वी शुड टेक इट इन अवर स्ट्राइड। बट वो फियरलेस क्रिकेट खेलने की ज़रूरत है, स्पेशली इस फॉर्मेट के अंदर। दैट्स इट, यही था आज का पॉडकास्ट सर। थैंक यू। वासिम जाफर सर, मज़ा आ गया आपके साथ। आपकी बातों को सुनते सुनते वो मुझे याद आया कि आर्टिस्ट्री कहाँ दिखाई दे रही है, ट्विटर पर और अब यूट्यूब पर भी दिखाई देने वाली है। आपने खुद का यूट्यूब चैनल रीबूट कर दिया जी। ट्रस्ट मी सर, लोग आपके ओपिनियंस के फैंस हैं एंड आई फील कि
क्रिकेट की दुनिया में ना अब एक डिजिटल रेवोल्यूशन आ चुका है, तो वी आर ऑल रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सी योर माइंड ऑन द क्रिकेट इंटरनेट. तो थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द पॉडकास्ट टुडे सर. बहुत वायरल क्लिप्स दे दिया आज आपने. आई होप कि यू हैड फन. नहीं, मज़ा है, बहुत मज़ा है. मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि आपके सुने हैं क्लिप्स, तो आई वॉज ऑल्सो एज एक्साइटेड एज प्रॉब्ली यू वर. तो मुझे भी बहुत मज़ा आया. मेरी वाइफ यू नो शी वॉज एक्चुअली वेरी कीन, इसीलिए वो भी आए हैं, बच्चे भी आए हैं, बिकॉज दे वांटेड टू कम एंड मीट यू. तो बहुत मज़ा आया. थैंक यू फॉर हैविंग मी. मीन्स अ लॉट दैट यू केम ओवर. पॉडकास्ट की खासियत ये है कि ये मेरा घर है. तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं वासिम जाफर और उनकी फैमिली के साथ बैठा हूँ मेरे घर में. ये बहुत स्पेशल मोमेंट है मेरे अंदर के बच्चे के लिए. तो थैंक यू. सल्यूट फॉर एवरीथिंग यू डिड फॉर द कंट्री सर. एंड वी वोंट फॉरगेट, स्ट्रीट्स वोंट फॉरगेट वासिम जाफर. थैंक यू सो मच. लॉट्स ऑफ लव. थैंक यू सर. तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड. मैं अनलिमिटेड क्रिकेट पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर सकता हूँ. मुझे क्रिकेट पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं. बताइए आज का एपिसोड कैसा लगा. और आप में से जो लोग मीमर्स हैं, जो लोग क्रिकेट पेजेस चलाते हैं, प्लीज़ फील फ्री, कंटेंट उठा लो, रील्स बनाओ, शॉर्ट्स बनाओ, जो चाहिए बनाओ. पर इस क्रिकेट इकोसिस्टम के इस अलग पॉडकास्टिंग नज़रिए को मेरे अकॉर्डिंग फैलाना चाहिए. ऐसी ओपन कॉन्वर्सेशंस होनी चाहिए क्रिकेट को लेकर. वासिम जाफर सर लौट कर आएंगे शो पर. ही इज़ वन ऑफ द शार्पेस्ट क्रिकेट माइंड्स इन माई ओपिनियन. बहुत सारे क्रिकेटर से बात करी है मैंने. आई जेन्युइनली बिलीव कि द वर्ल्ड इज़ येट टू सी द बेस्ट ऑफ वासिम जाफर सर्स माइंड. आई होप कि इस पॉडकास्ट से आपने बहुत कुछ सीखा. आई होप कि क्रिकेट फैंस जो ये पॉडकास्ट कंज्यूम कर रहे हैं, आप लोगों ने इस पॉडकास्ट को एंजॉय किया हो. ऐसे ही बहुत सारे क्रिकेट पॉडकास्ट आते रहेंगे TRS पर. तो सपोर्ट करते रहिए और फॉलो करते रहिए द रणवीर शो को.